नमस्कार। IQAC आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अंतिका प्रकाशन के सहयोग से अपार कुछ भी नहीं इस विषय पर आयोजित व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मन के होने से मनुष्य का अस्तित्व होता है, लेकिन वर्तमान महामारी ने जितना मानव शरीर को नुकसान पहुंचाया है उससे अधिक उसके मन को। पंचतंत्र की पंक्ति है, यावत भयस्य भेतव्यम यावत भयम न आगतम, आगतम ही भयम वीक्ष प्रहर्तव्यम आशंकया। अर्थात भय से तब तक ही डरना चाहिए जब तक भय पास न आया हो। आए हुए भय को देखकर बिना शंका के उस पर प्रहार करना चाहिए। लेकिन आगत भय से दो दो हाथ करने के लिए हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर मजबूत मन का होना बहुत जरूरी है। जब हमारे चारों ओर सिर्फ बीमारी, परेशानी, हताशा, निराशा और मृत्यु फैले हुए हो, तो फिर हम कैसे अपने मन को मजबूत रख सकते हैं। इसी विषय पर हमसे संवाद करने के लिए सुप्रसिद्ध मनोचिकित्सक, कवि और लेखक डॉक्टर विनय कुमार जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर्वप्रथम मैं कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जी से आग्रह करता हूं कि वे डॉक्टर विनय जी का स्वागत करें और अपनी बात रखें। प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जी। धन्यवाद श्रीधरम जी और नमस्कार। सबसे पहले तो कॉलेज की ओर से, हम सबकी ओर से, हमारी आयोजन समिति की ओर से डॉक्टर विनय कुमार जी का स्वागत करता हूं मैं। और आज हमारे साथ जो लोग भी जुड़े हैं उन सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और हमारे कॉलेज के साथ डॉक्टर विनय कुमार का जो रिश्ता है ये काफ़ी गहरा और पुराना है। मैं इस मायने में कह रहा हूँ क्योंकि जब भी हमने जिस किसी भी प्रासंगिक विषय पर बोलने के लिए या हम लोगों से बातचीत करने के लिए उनको कहा है या आमंत्रण दिया, बुलाया है, उन्होंने हमेशा हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया है और हमारे बीच आकर अपनी बात रखी, अपने अनुभव हमसे साझा किए और हमारे जो मन में हमारी जो शंकाएं हैं या हमारी जो कुंठाएं हैं या हमारी जो मनोव्यथा है उस पर निश्चित रूप से अपने शब्दों के मलहम लगाने की कोशिश हमेशा उन्होंने की। ऐसे भी हम लोग चूंकि वे एक मनोचिकित्सक हैं, कवि भी हैं, साहित्यकार हैं, तो एक दोहरा संबंध है उनके साथ, केवल एक मनोचिकित्सक का नहीं बल्कि एक साहित्यकार का भी संबंध है। तो उनसे इस स्थिति में जब मानवीय जो सभ्यता है इस तरह के संकट से गुजर रही हो, जहाँ लोग अपने प्रियजनों को खो रहे हों, प्रियजनों की बीमारी में खुद को लाचार, विवश और बेबस महसूस कर रहे हैं, जहाँ मानसिक आघात और मानसिक व्यथा को सह रहे हैं, जहाँ मानसिक पीड़ा से त्रस्त होकर के लोग अपने आप एकांत या एकाकीपन के शिकार हो गए हैं, जहाँ तनाव और अवसाद की जिंदगी जीते हुए आदमी अपने आप को कटा हुआ महसूस करने लगा है। वैसी स्थिति में जब आप एक साहित्यकार मनोचिकित्सक से बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक ऐसी ऊर्जा मिलती है, एक ऐसी प्रेरणा मिलती है जिससे निश्चित रूप से जीवन की बहुत सारी समस्याओं के समाधान का हल ढूंढने में हमको मदद मिलती है। मैं आपको बताऊं कि IQAC कॉलेज और वेबिनार कमेटी के सौजन्य से हमारी कन्वीनर डॉक्टर वनिता तुली के प्रयास से हमने एक इस तरह की सीरीज चलाने का प्रयास किया है कि महामारी के दरमियान जो हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे करीबी रिश्तेदार,
हमारे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, हमारे विद्यार्थी जो इस तरह से मेंटल ट्रॉमा, एक तरह से जो मानसिक विसंगति के शिकार हो गए हैं, उनको किस तरह से हम एक अपनी ओर से काउंसलिंग की कोशिश करें। और यह जो सेशन है पिछले परसों से हमने इसको शुरू किया। परसों हमारे साथ डॉक्टर पार्थ चौधरी इंग्लैंड से जुड़े थे, आज डॉक्टर विनय कुमार जी जुड़े हैं, कल भी एक सेशन है। इस तरह से लगातार ये सेशन पूरे मई और जून में चलाने का मेरा प्रयास है। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, हमारी IQAC, हमारी वेबिनार कमेटी, हमारी पूरी टीम इस बात के लिए पूरी तत्परता से लगी हुई है कि महामारी के इस दौर में कैसे हम एक दूसरे से दूर रह करके भी उसका हाथ थामे रह सकते हैं। यही प्रयास है और इसी प्रयास के तहत आज हमारे बीच डॉक्टर विनय कुमार मौजूद हैं। मैं पुनः उनका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू श्रीधरन जी। धन्यवाद सर। ये कार्यक्रम फेसबुक पर भी हमारे कॉलेज के पेज पर और अंतिका प्रकाशन के पेज पर लाइव है। वहाँ भी जो श्रोता हो और जिनके मन में कोई भी प्रश्न हो तो वहाँ रख सकते हैं, आपका प्रश्न हम तक पहुँच जाएगा। डॉक्टर साहब ने बहुत सोच समझ करके आज का विषय दिया है, अपार कुछ भी नहीं है। कुछ भी कहा गया है, अपारे काव्य संसारे कवि रेव प्रजापति। डॉक्टर साहब जितने संवेदनशील कवि लेखक हैं उतने ही साकांक्ष और सहृदय चिकित्सक भी। आपने पटना मेडिकल कॉलेज से MD की डिग्री हासिल की है। एक मनोचिकित्सक के नोट्स और मनोचिकित्सा संवाद आपकी मनोविज्ञान संबंधी चर्चित पुस्तकें हैं। कर्जे तहजीब एक दुनिया आपका चर्चित गजल संग्रह है। आम्रपाली और अन्य कविताएं, मौल में कबूतर तथा यक्षिणी आपकी कविता की पुस्तकें हैं। अभी पिछले दिनों यक्षिणी का नाट्य मंचन चर्चित रंग निर्देशक संजय उपाध्याय जी के निर्देशन में पटना में हुआ था, जिसे लोगों ने काफी सराहा था। इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी के लिए मनोचिकित्सा शिक्षा विषय पर आपने 4 किताबों का संपादन किया है। साथ ही मनोरोग संबंधी विषयों पर अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में विपुल लेखन किया है। आप भारतीय मनोचिकित्सकों के सबसे बड़े संगठन इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी के कोषाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और प्रकाशन समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। आपने वर्षों तक मानसिक स्वास्थ्य की हिंदी पत्रिका मनोवेद डाइजेस्ट का संपादन किया है। आपको 2007 में मनोचिकित्सा सेवा के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का डॉक्टर रामचंद्र N मूर्ति सम्मान मिल चुका है। साथ ही 2015 में एक मनोचिकित्सक के नोट्स के लिए प्रतिष्ठित अयोध्या प्रसाद खत्री सम्मान भी मिल चुका है। संप्रति आप मनोवेद माइंड हॉस्पिटल पटना में मनोचिकित्सक हैं। मैं आपको स्वागत करता हूं सर अपने वक्तव्य के लिए। आपसे जब भी बातचीत होती है, संवाद होता है, तो हमारा जो मन है, श्रोता और पाठक का मन है, वो काफी बूस्ट हो जाता है। और जाहिर है अभी जिस स्थिति में हूँ, अंत होते होते शायद मैं भी थोड़ा और बूस्ट हो जाऊं। तो सबसे पहले आपका व्याख्यान वक्तव्य और फिर हम संवाद करेंगे और जो प्रश्न होगा उस पर आपसे बातचीत करेंगे। सर अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर दीजिए सर डॉक्टर साहब। ज्ञानतोष जी, श्रीधरम जी, रविंद्र पंत जी और जो नहीं दिख रहे हैं स्क्रीन पे गौरीनाथ जी और भी बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स जो आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के हैं अभी हमारे साथ। युवा दोस्तों, मेरा ख्याल है और भी कई कॉलेज के लोग होंगे जुड़े हुए अभी, क्योंकि आपका जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो पूरे देश से अध्यापन और से जुड़े लोग उसमें आ जाते हैं।
मित्रों, यह कठिन समय है। ऐसे समय में कुछ भी बोलना, अच्छा गौरीनाथ जी दिख गए, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कठिन समय है, बहुत कठिन समय है। हालत ये है कि हाथ की उंगलियां आंसुओं से भीगी हैं, कंठ भर रहे हैं, हम लगातार लोगों को खो रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं उन्होंने लिखा फेसबुक पे एक दिन की, लग रहा है कि कोरोना कला संस्कृति वालों को चुन चुन कर, कला संस्कृति साहित्य वालों को चुन चुन कर हमसे विदा करवा रहा है। मैंने एक दिन छोटी सी पोस्ट लिखी थी, मैंने ये बताया कि नहीं, पिछले साल से अभी तक के बीच में कितने डॉक्टर्स गए, बैंक में काम करने वाले गए, पत्रकार गए, अध्यापक गए, सभी गए। कला संस्कृति और साहित्य से जुड़े जो लोग हैं, बड़े नाम आ रहे हैं हमारे सामने, उनके जाने, उनका जाता हुआ अगर वो दिखता है उनका नाम, तो इसलिए कि वो प्रसिद्ध है। बहुत सारे लोग प्रसिद्ध नहीं हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, वो नींव की ईंट की तरह काम कर रहे हैं, नामालूम पेड़ की तरह काम कर रहे हैं। कब कट गए किसी को पता नहीं चलता। तो ऐसी स्थितियां पूरे देश में हैं। शायद ही कोई परिवार है, नहीं है, कोई भी ऐसा परिवार नहीं है देश में कि जिससे जुड़ा कोई ना कोई व्यक्ति बीमार नहीं हो गया हो। और काफी लोगों ने अपने आत्मीय जनों को खोया है। मैं इस महामारी के इस मॉडल का विरोधी हूं। ये नहीं कहना चाहता महामारी को कि यह एक युद्ध की स्थिति है। महामारी एक प्राकृतिक आपदा है, और ऐसी प्राकृतिक आपदाएं सभ्यता की लंबी यात्रा में बहुत सारे जो संतुलन होते हैं उनकी वजह से होते हैं, वो आती हैं। इसको उसी रूप में लेना चाहिए, और ये युद्ध की बात नहीं है। जैसे ही आप युद्ध की घोषणा करते हैं, कई चीजें बदल जाती, फिर आपको लगना शुरू हो जाता है कि इसमें शत्रु कौन है। तो शत्रु वायरस ही नहीं होते हैं, शत्रु हो जाते हैं वे लोग भी जो बीमार हैं और जिन्होंने व्यवहार अच्छा नहीं किया, समाज में लोगों तक चले गए, बीमारी फैला दी। हम लोग को याद है, याद कर सकते हैं पिछली बार कोरोना कपूर एक गायिका थी जो आई थी और कई पार्टियों में चली गई। तो या तबलीगी जमात वालों पे जैसे जिस तरह से हमला हुआ था उस पर कि नहीं, उन्होंने फैला दिया जानबूझ करके। दरअसल किसी को कुछ मालूम नहीं था, हकीकत में किसी को कुछ अंदाजा नहीं था। अब जबकि लोगों को अंदाजा हो गया, तब भी देश की स्थिति ये है कि हम लोग कुंभ भी कर रहे हैं और चुनाव भी कर रहे हैं। पता नहीं संविधान की रक्षा में अभी जो लोग मर रहे हैं इसकी वजह से, उनको तो माना जाना चाहिए कि संविधान की रक्षा में, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में, नेताओं के सपनों और उनकी लिप्साओं की रक्षा में शहीद हो रहे हैं लोग। उनके लिए कौन सी श्रद्धांजलि, उनके लिए कौन सा स्मारक बनवाएगा। ऐसी विकट परिस्थिति में हम आपसे बात करने के लिए हैं। युद्ध का जो मॉडल है वो इस पर लागू नहीं होता, बावजूद इसके हमारे कई मैथिली भाषी मित्र यहाँ दिख रहे हैं। तो मैं जानबूझकर उस मॉडल को थोड़ी देर के ला रहा हूं कि महामारी और हमारे बीच एक लड़ाई सी चल रही है, और ऐसे में चुप हो जाना हारने के बराबर होगा। मैथिली में एक कहावत है कि बाजते रह लूं तो हार लूं के ना। सामने हो सकता है कि बहुत बड़ा शत्रु, संभव है कि सामने हिटलर खड़ा हो, सामने सिकंदर खड़ा हो, कोई बड़ा आक्रांता खड़ा हो, कोई बड़ा सम्राट खड़ा हो, लेकिन हम अगर अपनी बात कहते रह गए गर्दन काटे जाने तक, तो हम हारे कैसे। शायद ये जो कहावत मैथिली की है, ये मेरे दिमाग में गूंजी, तभी मैं हाँ कह पाया रविंद्र जी को और श्रीधरम जी को और गौरीनाथ जी को और ज्ञानतोष जी को कि मैं आप लोगों को चाहूंगा, क्योंकि इस आंधी में जब कई तरह के दिए बुझ रहे हैं, तो शायद बातचीत का दिया, संवाद का दिया, शब्द का दिया थोड़ी रोशनी फैला सके। एक शब्द किसी के मन की झील में गिरे और वहां एक खास तरह की लहर फैला दे, उम्मीद की किरण छिटक जाए, तो शब्द का सौभाग्य है।
बोलने वाला तो निमित्त मात्र है, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं वो मैंने नहीं जिया है, वो मैंने नहीं किया है। बस मैं साक्षात्कार कर रहा हूं, उसका महसूस कर रहा हूं और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मित्रों, जो स्थिति है वो विकट है, बहुत विकट है। और अंग्रेजी का एक पद है टिप ऑफ द आइसबर्ग, बर्फ की थोड़ी सी एक टिप जो है वो दिख रही है, लेकिन पूरी की पूरी बर्फ पानी के भीतर। मैं ऐसे कम से कम 200-300 लोगों को जानता हूं जिन्होंने कोविड का टेस्ट नहीं कराया, बीमार हुए और ठीक हुए। वो टेस्ट कराने ही नहीं गए, बोले ठीक है सीरियस होगा तो कराएंगे, घर बैठे रह गए। तो जब कहते हैं कि बिहार में 30,000 केस है, दिल्ली में इतने केस, ना, उससे कहीं ज्यादा, कहीं ज्यादा। मुझे लगता है कि बिहार में करोड़ से कम तो लोगों को तो कोरोना नहीं छू चुका, जिस तरह से गांव से लेकर शहर तक बीमारी फैल रही है। लेकिन एक अच्छी बात है, अच्छी बात यह है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि 90% लोगों को ज्यादा परेशान नहीं कर रहा है। आपको सिर्फ धैर्य रखना है। क्योंकि मैंने एमबीबीएस और एमडी किया है, सिर्फ थोड़ी सी 2-3 मिनट में डॉक्टरी पे बात कर लेता हूं। जो एमबीबीएस की डिग्री है, यानी शरीर के इलाज का जो अनुभव है, उसके आधार पर, और जो जानकारियां, मानक जानकारियां ब्रिटेन और एम्स न्यू दिल्ली की हैं, उसके आधार पर, कि अगर आप कोविड के शिकार होते हैं, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, पैरासीटामोल ले सकते हैं, एजिथ्रल, डॉक्सीसाइक्लिन कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पैरासीटामोल लेते रहिए, न्यूट्रिशन ठीक रखिए, थोड़ा विटामिन्स ले लीजिए और अपने को थोड़ा वार्म रखिए, गले को और फेफड़े को, स्टीम लेते रहिए और घर में आराम करिए। अगर पेट खराब है तो उसका इलाज पेट के खराब की तरह होने दीजिए, लेकिन आप सतर्क रहिए। पहले 5 दिन तक ओवर ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। बहुत जोश में आके दवाइयां मत छोड़िए, मैं फेविफ्लू खा लूंगा, मैं ये खा लूंगा, कोई चीज बहुत कारगर नहीं है अभी जो स्थिति है उसमें। तो पहले 5-6 दिन आप इंतजार करिए। उसके बाद 5-6 दिनों के बाद जब वायरल फेज खत्म होता है और इम्यून फेज शुरू होता है, यानी वायरस की वजह से जो इम्यून चेंज शुरू होता है आपके बॉडी में, उसको संभालने की कोशिश करने की जरूरत होती है। उसमें भी शुरू में कुछ नहीं करना है, सिर्फ सतर्कता, आपको वॉचफुल रहना है, देखना है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपकी खांसी बदतर तो नहीं हो रही है या सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। इन 2 चीजों पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपका सैचुरेशन घटने लगता है, अगर वो 94 के नीचे आता है, तो आप तैयारी शुरू करिए कि मुझे कुछ इंतजाम करना होगा, और 92 से 90 तक आता है तब आप अस्पताल ढूंढने के बारे में सोचिए, और अगर उसके नीचे आता है, आने लगे, तो फिर अस्पताल जाने के बारे में सोचिए। तो ये तब तक जब थोड़ा मोड़ा कम हो तो 2-3 चीजें हैं, उसमें एक है सर्कुलर ब्रीदिंग। सर्कुलर ब्रीदिंग बहुत आसान है। आप 4 सेकंड के लिए अपनी सांस भीतर की तरफ खींचिए, 4 सेकंड में धीरे, 4 सेकंड खींचने के बाद थोड़ी देर रुकिए, 4 सेकंड में धीरे धीरे छोड़िए, फिर 4 सेकंड का विराम, फिर उसको दोहराइए। 4 सेकंड खींचना, 4 सेकंड होल्ड करना, 4 सेकंड में निकालना, और उसके बाद अगले 4 सेकंड में धीरे 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 निकालने के बाद थोड़ा 4 सेकंड विराम और फिर दोहराएं। इसे कहते हैं सर्कुलर ब्रीदिंग। ये ऑक्सीजन को सही अनुपात में आपके शरीर में पहुंचने में, अगर थोड़ा फेफड़ा रुग्ण भी हो गया हो, माइल्ड निमोनिया हो गया हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा ये आपके फेफड़े का 3 हिस्सा पीठ की तरफ होता है, इसलिए अगर आप पेट के बल लेटेंगे तो फेफड़े में ऑक्सीजन के जाने की सहूलियत होती है, और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर आपको 92 दिख रहा है, आराम से 94 पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि देश में जब चारों तरफ अभाव की स्थिति है, संसाधन कम पड़ रहे हैं, उसमें कुछ चीजें अगर एक धैर्य के साथ आप संभालने की कोशिश करते हैं, अगर पूरे धैर्य के साथ आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि सड़कों पर जो दौड़ते लोग दिख रहे हैं या अस्पतालों के बाहर खड़े लोग दिख रहे हैं, थोड़ी सी भीड़ कम हो जाएगी। और बाकी लोग भी, जो लोग समाज परिवार में हैं, वो कोशिश करें एक ऑक्सीमीटर से लोगों का मेजर करें सैचुरेशन, और देखें कि चीजें गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और सैचुरेशन घटने लगे, 92 के नीचे आए, तभी आप सीटी स्कैन कराने के लिए जाएं किसी सीटी स्कैन सेंटर में, उसके पहले जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कुछ बुनियादी सावधानियां हैं, मेरा ख्याल है कि हर एमबीबीएस डॉक्टर को किसी भी मंच से जब बात करे तो जरूर साझा करें। मित्रों, ये तो रही शरीर की बात, लेकिन
मन ही मनुष्य है। शरीर तो है, लेकिन जो मन का कंपोनेंट है वही शरीर को भी संभालता है। मैं आपको 2-3 स्टडीज के बारे में बताऊंगा। एक है अमेरिकन, एक तो सबसे पहले भारत की स्टडी। मेरा ख्याल पिछली बार बात की थी तब वो स्टडी शायद हो गई थी, मैंने बताया भी हो। उसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि वो शुरुआती स्टडी थी। इंडिया ने मेरा ख्याल है बहुत जल्दी स्टडी की थी, हमारे इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने, और उसमें देखा यह गया था कि 70% से अधिक लोग अंडर स्ट्रेस थे, सीवियर स्ट्रेस थे। जितने लोगों ने रिपोर्ट किया उसमें 70% से अधिक लोग सीवियर स्ट्रेस थे। और एंजाइटी और डिप्रेशन, अवसाद और चिंता को अगर जोड़ दें तो 40 से लेकर 42% तक लोग उसके शिकार पाए गए थे उसमें। ये शुरुआती स्टडी थी। और तब से अब तक कितना पानी बह चुका है, कितने पुल टूट चुके हैं, कितने गांव में जहां नहीं पहुंचा था ये रोग वहां तक पहुंच चुका है, और कितनी मौतें हो चुकी हैं। अब क्या हुआ होगा? अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी त्वचा के रोमों के बीच से गोलियां निकल रही हैं और उसकी तपिश महसूस हो रही है। अब तो ऐसा लग रहा है, फेसबुक आप कोई सोशल मीडिया पे जाते हो तो श्रद्धांजलियों का एक दौर सा शुरू हो गया है। बिना श्रद्धांजलि दिए आप किसी, अगर आप सुबह दोपहर शाम कभी भी जाएं, हर बार एक नई श्रद्धांजलि देनी पड़ती है। ये स्थिति आ गई। तो अब क्या स्थिति हुई होगी? बाद की स्टडी है अमेरिकन स्टडी, जो 62,354 लोगों को के जो कोविड के शिकार हुए उनके आधार पर ये स्टडी की गई। और ये देखा गया कि पॉजिटिव टेस्ट होने के 3 महीने के भीतर 20% लोग को कोई ना कोई मानसिक रोग हो गया, और उसमें से 1/4 लोग वैसे जिनको कभी कोई मानसिक रोग नहीं था। तो आप सोच के देखिए कि कोविड की वजह से मानसिक रोग से परेशान होने वाले नए नए लोग भी सामने आ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण स्टडी है ये। दूसरी जो महत्व, लेकिन ऐसे भी सोच के देखिए, वो स्टडी वाले भी कहते हैं कि दरअसल ये अंडर एस्टिमेट, हमने बड़ा सैंपल साइज लिया, 62,000 से ज्यादा लोगों का सैंपल साइज लिया, बावजूद इसके जो फाइंडिंग आई है वो भी अंडर एस्टिमेट है, स्थितियां उससे ज्यादा विकट है। इंग्लैंड की एक स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है, जो पूरी बातचीत में मेरा ख्याल है कि और भी आगे बार उस पर बात करेंगे। उसमें एक बात बहुत देखी गई कि जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं पहले से, उनमें 65% लोगों को मानसिक कोविड इन्फेक्शन हुआ, बाकी लोगों की तुलना में 65% अधिक। तो आप सोच के देखिए कि ऐसा क्यों होता है मित्रों। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही आप चिंता में पड़ते हैं, जैसे ही आप डिप्रेशन या अवसाद के शिकार होते हैं, आपके शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। और जब कमजोर पड़ जाता है इम्यून सिस्टम, तो कोविड का वायरस जो कि हवा में एरोसोल बन के उड़ रहा है, अगर बाकी लोगों को मतलब 50,000 वायरस चाहिए इन्फेक्ट करने के लिए, तो आपको हो सकता है कि 500 वायरस में आप इन्फेक्ट हो। ये स्थिति हो जाती है क्योंकि आपकी रोग से लड़ने की क्षमता आपकी कम हो गई है। डिप्रेशन ने आपकी क्षमता कम कर दी है। आप अगर उत्साह में होते हैं तो आपके पूरे शरीर का जो रासायनिक तंत्र है वो दूसरे लेवल पे होता है, और जैसे ही आप डाउन होते हैं मन से, दरअसल आप क्या है ना कि आदमी तो वो क्या है, वो तरतीबे अनासिर है, जो उर्दू का शेर है, तो वो 5 तत्वों का जो कहते थे अपने यहाँ 5 तत्व, वो तरतीबे अनासिर है, वही तो बॉडी है। यानी हम लोग चाहे लाख इमोशन, कविता, बिंब, चित्र विधान करें, लेकिन शरीर के भीतर जो भाषा है वो इलेक्ट्रोकेमिकल भाषा है। तो जैसे ही आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं आपकी इम्यूनिटी घट जाती है। इसलिए इस तरह के केसेस ज्यादा देखे गए हैं। और मतलब मैं तो मनोचिकित्सा के क्षेत्र में काम करता हूं, मैं देख रहा हूं कि मेरे आते हैं लोग प्रिस्क्रिप्शन लेकर के कि बहुत परेशान है, उनको कोविड हो गया, उनको कोविड हो गया है। तो मेरे मरीजों को भी कोविड बहुत हो रहा है। हमारे लिए आंकड़ा रखवाना संभव नहीं हो रहा है, मैं कोई स्टडी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है और फीलिंग है, उसके आधार पे मैं भी समर्थन करता हूं कि जो ब्रिटेन की स्टडी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी जो समस्या है, दिल्ली में लॉकडाउन है, बिहार में भी आधा अधूरा लॉकडाउन है, मुंबई में लॉकडाउन। तो ये लॉकडाउन में जो एक खास तरह का अकेलापन आता है, उससे बहुत तरह की बेचैनियां होती हैं। मैं पिछले साल 6 महीने तक घर में लगभग अकेले था।
परिवार के सदस्य कोई नहीं थे। मैं महसूस कर सकता हूं कि अकेला होना क्या होता है। मैं महसूस कर सकता हूं कि आदमी को फोटो के रूप में देखना, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, और सामने देखने में कितना फर्क होता है। मैं महसूस कर सकता हूं कि हाथ पर हाथ रख दिया जाए तो आदमी कितना बदल जाता है। अमेरिका में हमारे मनोचिकित्सा संवाद में इसकी बातचीत भी है। सलमान अख्तर साहब बड़े साइको एनालिस्ट हैं और साइकियाट्रिस्ट हैं। अख्तर साहब ने इससे फोन पर बात हो रही तो मैंने कहा सर कैसा लग रहा है आज, सलमान साहब कैसा लग रहा है आजकल आपको? उन्होंने कहा यार आदमी सिर्फ चेहरा थोड़ी होता है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हो, शक्ल तो दिखाई लेकिन आदमी वही थोड़ी। वो तो यार पैर की चाल, हाथ का मूवमेंट, बैठने का अंदाज, हाथ में चाय का कप लेकर, कॉफी का कप मग लेकर ऐसे कुर्सी से जो तुम झुकते हो इस तरह से, वो जो अदा होती है वो कहाँ दिख रही है? तो बस ऐसे, और आंख सामने देख रहे हैं लेकिन आंख से आंख मिल नहीं पाती। हम आपकी आंख देखते हैं, आप हमारी आंख देखते हैं, लेकिन वो आंख से आंख मिलाने का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो नहीं हो पाता है। मित्रों, ये मैं नहीं महसूस कर रहा हूं कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। इंग्लैंड से एक तीसरी स्टडी भी है जिसमें वो कहते हैं रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्री वाले कि ओवरऑल कोविड की वजह से साइकियाट्रिक केसेस बढ़ गए। बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है इसका। क्योंकि क्या है कि ऐसा नहीं है कि आज के तूफान, आज की आंधी से ही ये चिंता पैदा हो रही है। ये पैदा हो रही है उस वजह से भी कि आपने लाइफ में कुछ प्लानिंग की थी। किसी को अपनी गर्लफ्रेंड को पत्नी में बदलना था, किसी को अपने दोस्त के साथ स्विट्जरलैंड जाना था, किसी को ग्रीस जाना था, किसी को कोई किताब लिखनी थी, किसी को अपने किताब का विमोचन करवाना था, किसी को हजारों की भीड़ के सामने काव्य पाठ करना था, हर मिसरे पे दाग लूटने का किसी को मन था। कहाँ हो पा रहा है? तो सबके जो सपने हैं, सबकी जो उम्मीदें हैं, सबकी जो प्लानिंग है, योजनाएं जीवन की हैं, सब ठंडे बस। उसकी वजह से एक लगातार एक एंजाइटी, क्रोनिक एंजाइटी। मेरा एक स्टाफ है, उस बेचारे ने शादी तय करने का फैसला किया, उसने जॉब करेंगे। तो उसने एक जॉब की कोशिश करते करते जॉब नहीं मिला तो कहा आप क्या करें? तो फिर उसने कहा चलो ठीक है, अब जो है इसमें शादी करते हैं। अगले साल प्लान किया तो कोरोना हो गया। उसने कहा चलो ठीक है, अगले साल करते हैं, जब अगले साल सब ठीक हो जाएगा। दिसंबर जनवरी में केसेस कम है, गर्मी में ठीक रहेगा, बढ़िया से बारात लेकर शादी करेंगे। अब है कि फिर कोरोना, अब बेचारा परेशान है कि क्या करें। तो ऐसी चीजें घर घर को छू रही थी। जिन लोगों को बेटी की शादी करनी है, किसी की बेटी की शादी, बेटी की उम्र 30-31 हो गई है, 32 हो गई है, कोरोना उनके जीवन से 2 साल छीन ले रहा है, सोचो 34 पहुंचने जा रही है। तो ये परिस्थितियां भी हैं। माँ बाप को आंखों से नींद उड़ गई है। हमारा समाज बहुत ही, भारत का समाज बहुत ही विभिन्न तत्वों से बना हुआ है और सबकी अलग अलग मुश्किलें हैं। तो करना क्या होगा? करना ये होगा कि डिसीजंस लेने होंगे, निर्णय लेने होंगे, फैसला करना होगा, तय करना होगा कि हम आगे क्या करना है। विशफुल थिंकिंग से नहीं होगा। बहुत शुरू में एक अमेरिका का वीडियो था जिसमें आगे कुछ एमपी खड़े होकर नारा लगा रहे थे, गो गो कोरोना, गो 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 कोरोना, गो गो। बड़ा वायरल हुआ था। पता चला कि अमेरिका के कुछ एमपी कर रहे थे। अब अमेरिका जैसा साइंटिफिक अमेरिकन जर्नल पब्लिश करने वाला देश और रिसर्च में इतना काम करने वाला देश, और उसके नेता खड़े होकर गो कोरोना गो का नारा लगाते हैं और उसको चाइना भेजने के लिए प्रेशर डालते हैं उस पर। तो ये एक तरह का मजाक है। ठीक उसी तरह से कि देवी देवता कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, विशफुल थिंकिंग से कुछ नहीं होने वाला है। ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, एक बायोलॉजिकल एंटिटी है जो वातावरण में जिस वजह से भी पैदा हुआ है, और ये खत्म तब होता है जब उसको कोई शरीर नहीं मिलता है। तो विशफुल थिंकिंग से नहीं होगा, सिर्फ डिसीजन लेने से होगा। और डिसीजन सरकारों ने लेने की कोशिश की, सफलता नहीं मिली है। हमें अब कोशिश करनी है कि व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या करें। तो अपने शरीर की देखभाल के साथ साथ मन की देखभाल करें, क्योंकि अगर आपका मन जैसे ही टूटेगा, मन जैसे ही झुकेगा, आपकी इम्यूनिटी नीचे चली जाएगी और आप शिकार हो जाएंगे। सिर्फ वैक्सीन नहीं बचाएगा, हौसला सबसे बड़ा वैक्सीन है, हिम्मत सबसे बड़ा वैक्सीन है, जोश सबसे बड़ा वैक्सीन है। जो लोग जोश में होते हैं उन्हें शायद ही कुछ हो,
तो ये इंपॉर्टेंट बात है। कहने का मतलब ये क्राइसिस है, लेकिन ये फिजिकल नहीं है। सिर्फ फिजिकल तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मेंटल है। जो दुनिया से चले जाते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन वो हाथ जो आंसू से तर होते हैं, या जो जाने के बाद जो छाती पीटते लोग होते हैं, उनके बारे में सोचा जाना चाहिए। और समाज के हर वर्ग को सोचे जाने की जरूरत है। या कोई चला गया आर्मिंग मेंबर, तो उसका परिवार का क्या? यानी आज भारत के हर नागरिक का दायित्व है कि वह अपने मूल रोल से निकल करके, अपने स्वयं से बाहर निकल करके मदद का हाथ बढ़ाए, लोगों तक पहुंचे और लोगों तक कुछ तो पहुंचाने की कोशिश करे। 2 अच्छे शब्द, एक शाम की रोटी, किसी का बच्चा अनाथ हो गया हो, उसके सर पे साया, कुछ भी करने की जरूरत है। तो करने के लिए हमें आगे आना होगा, क्योंकि यह एक आपदा है, एक महामारी है। सवाल ये है कि क्या ये आपदा, क्या महामारी, क्या इतनी इस तरह अपार है कि पार नहीं पा सकते? मित्रों, अपार कुछ भी नहीं होता दुनिया में, कुछ भी अपार नहीं होता। हिमालय पहाड़ अपार है, उसकी अपारता है। प्रशांत महासागर अपार है, लेकिन हमने उस सबसे नेगोशिएट करना सीख लिया है। एक शेरपा, एक खिलहरी चढ़ता है और चढ़ के उतर जाता है। एक समझदार आदमी उड़ने वाला जहाज बनाता है और उसके ऊपर से उड़ के चला जाता है। एक इंजीनियर और एक फौजी इंजीनियर उन पहाड़ों में सड़क बनाता है और पहाड़ों को पार कर जाता है। तो कुछ भी अपार नहीं है। जो अपार दिखता है वो अपार नहीं है। मनुष्य के भीतर जो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन 70,000 साल पहले हुआ, उसने हमें इस लायक बनाया है कि हम सारी मुश्किलों को, सारी अपारता को बड़े आसानी से तो नहीं, लेकिन बुद्धि लगा लें और थोड़ी थोड़ी हिम्मत से काम लें तो हम उसको पार कर सकते हैं। मैं आज की बातचीत में एक खास चरित्र को शामिल करना चाहता हूं। दरअसल ऐसा है कि कहावत है कि समुद्र के भीतर जो जिन डूबन डरा रहा किनारे बैठ, जिन डूणा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, कि मोती वो लेके आते हैं जो पानी के भीतर बैठ जाते हैं। लेकिन मैं एक ऐसे इंसान के निकाले गए मोती आपसे साझा करना चाहूंगा आज, जिसे उठाकर पानी में फेंक दिया गया और वो कुछ मोती लेकर आया है, और लेकर आया था कहना चाहिए, क्योंकि पुरानी बात है, वो दुनिया में नहीं है वो सज्जन। तो वो जो मोती लेकर आए, वो मोती हमारे काम के हैं। उस मोती की चमक की रोशनी में हम आगे का रास्ता तय कर सकते हैं, हम अपना डिप्रेशन कम कर सकते हैं, हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इस सज्जन का नाम है विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल साहब ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। मेरा ख्याल आप लोगों में से कुछ जानते भी हो। ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे, वियना में, और वहां से उन्होंने डॉक्टरी की डिग्री ली। डिग्री लेने के बाद वो न्यूरोलॉजी के डॉक्टर बने, सर्जरी भी किया करते थे। उस जमाने में सर्जरी और न्यूरोलॉजी और साइकियाट्री चीजें आसपास हुआ करती थी, सब एक एक विषय था। क्योंकि ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है, वर्गीकरण वैसे वैसे बढ़ते हैं। उस समय सारी चीजें एक साथ हुआ करती थी। तो वो और लेकिन वो दौर था हिटलर का, और 1942 में वियना से उनके परिवार को उठा लिया गया था। विक्टर फ्रैंकल, उनकी पत्नी, बहुत युवा पत्नी 22 साल की, और उनके पिता माता, सबको उठा लिया गया। और वो कई कंसंट्रेशन कैंप्स में रहे, आश्वित में भी रहे। उनके परिवार के सारे लोग उनसे बिछड़ गए, सब लोग खत्म हो गए। बचकर आने वालों में से विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल ने कुछ 30 किताबें लिखी। उनकी एक जो प्रसिद्ध किताब है, जिसके सहारे मैं बात करूंगा आपसे, मैन सर्च फॉर मीनिंग। ये किताब दुनिया की लगभग सारी भाषाओं में, 24, 25, 30 भाषाओं में अब तक अनुदित हो चुकी है। माना जाता है कि बाइबल के बाद दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। उस किताब में वो कंसंट्रेशन कैंप्स में जो अपने अनुभव हुए, उस अनुभव को बहुत ही एक वैज्ञानिक तरीके से रखते हैं, बहुत वैज्ञानिक तरीके से, और आखिर में एक थ्योरी देते हैं लोगोथेरेपी की। तो मैं अपनी बातचीत इसी पे केंद्रित करूंगा आज, क्योंकि इसमें क्या है कि मैं लफाजी का स्कोप नहीं है, ठोस बातें करूंगा। और मैं संकेत में हूँ कंसंट्रेशन कैंप में, जो कि बहुत बुरी स्थिति में लोगों को वहां रहना पड़ता था,
और कैसे मारे जाते थे सभी जानते हैं। तो मैं वहां से कुछ एनेक्डोट्स लेकर के आगे की बात बढ़ाते हुए, और फिर लोगोथेरेपी, जो शायद दुनिया की पहली ऐसी साइकोथेरेपी है जिसके लिए बहुत स्पेशलिस्ट हुए बगैर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लिए भी, अपने घर के लिए, अपने मित्रों के लिए। तो मेरा ख्याल है कि मैं आपको आज की तारीख में एम्पावर करने के लिए बैठा हूं। यही मेरी कोशिश है, यही मेरा मकसद है। मैं नहीं जानता हूं कि कितना सफल होऊंगा। चलिए तो उस यात्रा पे चलते हैं। हम लोग चलते हैं उस कंसंट्रेशन कैंप में, जहां एक ट्रेन में लाद करके, ठूंस करके, तो एक बॉगी में अगर 100 लोग जा सकते हैं तो 500 लोगों को ठूंस दिया जाए। उस तरह से ठूंस करके, जानवरों से भी गई बीती स्थिति में ठूंस करके, तो ऐसे खड़े होने भर जगह उस तरह की यात्रा करने के बाद वो कंसंट्रेशन कैंप में पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद जो हालत होती है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हालत ये होती है कि जब वहां पहुंचते हैं वो, तो लाइंस लग जाती है। एक लाइन में लोग खड़े हैं और एक लोग सामने एक खड़ा है, उसका एसएस जो उनका गैंग ग्रुप था मैनेज करने वाला, एसएस ग्रुप का आदमी खड़ा है, नाजिम ग्रुप का, और वो किसी को राइट भेज रहा है, किसी को लेफ्ट भेज रहा है। इन लोगों को बात समझ में नहीं आती थी किसको राइट किसको लेफ्ट। इनको लेफ्ट भेजा गया, विक्टर फ्रैंकल को। सबको अपना सामान छोड़ देना था जहां ट्रेन में ही। लेकिन विक्टर फ्रैंकल क्या करते हैं, विक्टर फ्रैंकल अपना एक छोटा सा बैग को अपने ओवरकोट के भीतर छिपा लेते हैं। उस ओवरकोट, उस बैग में उनकी जिंदगी में जब तक जो रिसर्च काम किया था उसकी पूरी पांडुलिपि थी उनके पास। अब उनको लगा कि ये पांडुलिपि में बचा सको तो बड़ी बात है। वहां पहुंचते ही फिर उनको लेकर के जाया जाता है, उस तरफ ले जाया गया। अगले दिन सुबह जब पूछते हैं लोगों से कि भाई ये क्या मामला है, जो राइट गए वो कहाँ गए, तो एक वहां एक्सपीरियंस पुराना जो था वो उसने बताया कि जो सामने चिमनी दिखाई पड़ रही है, धुआं जो आसमान में उड़ रहा है, जो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ नहीं आए वो सब ऊपर चले गए, फ्लोटिंग इन द स्काई नियर टू हेवन। ये जवाब था उसका। अब सोच के देखे कि ये कैसा लगा होगा। ये पहला झटका था। दूसरा झटका जो लगा उस आदमी को, वो ये लगा कि वो आदमी कैंप में हुआ कि सबको, मैंने एक कैंप देखा है, टेररिज्म कैंप देखा है, वो चेक रिपब्लिक में गया था, प्राग गया था, तो वहां से जाने का मौका मिला था। ये वो देखना कोई सौभाग्य की बात तो नहीं है, लेकिन वो सच है, तो सच का साक्षात्कार किया जाए, इस तरह से मैं देखता हूँ उसको। तो उसमें क्या किया गया, सबको ले जाने के बाद सबके कपड़े उतार दिए गए और सबके बाल से लेकर पूरे सारे कपड़े सबको कहा गया नंगे हो न। उसके बाद पूरे शरीर के बाल को छील दिया गया और पानी में नहला दिया गया, कहा गया आपको ठीक, और फिर उनको फटे चिराने कपड़े पहनने के लिए दिए गए। तब वो कहते हैं विक्टर फ्रैंकल कि अब मेरे पास कुछ नहीं था शरीर के सिवा, शरीर से बाल भी चले गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने कोई संतान पैदा नहीं की, यानी मेरा कोई वारिस नहीं है इस दुनिया में। एक मेंटल चाइल्ड था जो मेरे बैग में पड़ा हुआ है, वो मुझे नहीं कभी मिलने वाला है, वो भी गया। मेरे लाइफ में कोई मीनिंग नहीं, जो मेरा अतीत था एवरीथिंग हैज बीन स्ट्रिप्ड ऑफ, सब छील के निकाल दिया गया है। मैं एक बस एक शरीर हूं, एक मांस का लोथड़ा हूं, बस, और कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन कैंप में रहने लगे उन्होंने देखा कि लोग बिजली के तार जो में बिजली दौड़ाई जाती है कंटीले तारों में तक तो भाग नहीं सके, उसमें कूद के कैदी भागते थे, जो ये जो इनमेट्स थे वो भागते थे और बढ़ जाते थे। इन्होंने एक दिन तय किया कि मैं ऐसा नहीं करूं, आई विल नॉट रन इनटू द वायर्स। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने तय किया कि जैसे भी होगा मैं जीने की कोशिश करूं, देखता हूं क्या होता है। उनको ये लगा कि ठीक है, ये सफरिंग है, ये कष्ट है, ये बहुत बड़ी यात्रा है, लेकिन मैं जीवित हूं, और अगर मैं इससे निकल गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, और भी कुछ कर सकता हूं। और दूसरी बात ये कि अगर ये है, हम इससे गुजरे हैं, तो कोई ना कोई मीनिंग तो होगा। दरअसल वो जब उन्हें उठाया गया था, उसके पहले की घटना है कि अमेरिका जाने का उन्होंने वीसा अप्लाई किया था। उस समय सभी यहूदी कर रहे थे, और उनकी पत्नी का जाने का वीसा आ भी गया था अमेरिकन एम्बेसी में। लेकिन उनके मन में उलझन आई कि मैं माता पिता को छोड़ के चला जाऊं। देखा अचानक कि पिता के हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा है। उन्होंने पूछा अपने फादर से कि क्या है,
उन्होंने कहा कि नहीं, वो एक हम लोग का जो मौसोलियम है वो ध्वस्त किया, जैसे साइनागोग है वो ध्वस्त किया गया था, वहां ये पत्थर का टुकड़ा था, मैं लेके आया। उन्होंने पूछा कि पापा इस पे क्या लिखा है? उन्होंने कहा कि इस पे लिखा है कि माँ बाप की सेवा उनके अंतिम सांस तक करते रहो। तो ये जो एक पोएटिक सिचुएशन बना उस आदमी के लाइफ में, उन्होंने कहा कि मैं रुक गया इसलिए कि मैं माँ बाप के साथ रह सकूं अंतिम क्षण तक, क्योंकि अब मेरे हाथ में साथ रहना नहीं है। लेकिन अब जब यहाँ पे हम हैं, हो सकता है हमें आगे भी कुछ करना हो, इस सफरिंग में कोई मीनिंग हो सकता है कि नेचर हमें कुछ और सिखाना चाह रहा हो, कुछ हमें बताना चाह रहा हो। ये सोच करके, दो बातें सोच करके उन्होंने तय किया कि मैं अब मरूंगा नहीं। और वहां का जो जीवन था, एक बार ब्रेड का टुकड़ा, एक बार पानी जैसा सूप, यही खाने को मिलता था। कैंप में डिस्कशन चला कि कैसे जिंदा रहेंगे। मैं इन घटनाओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, इससे अपार क्या हो सकता है कि आप एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा और पानी जैसा सूप, और उसके बाद दिन दिन भर मजदूरी कराना, बर्फ पर चलना, खाई खोदना, कपड़े कम, जूते इस कदर कि पैर फूलता जाए और जूते छोटे पड़ते जाए, और तस्मा आप नहीं बांध सकते, और चीजें फटी फटी सी सब जगह। तो ये स्थिति के बीच में, और अगर गैंग्रीन हो जाए तो वो उसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर जो आता था वो चिमटा से पकड़ के गैंग्रीनस पार्ट को, जो सड़ा हुआ पार्ट को नोच के फेंकता था, लोग चिल्लाते रहते। तो इस परिस्थिति में वो आदमी वहां जी रहा है। तो वहां हुआ कि खाना का क्या डील करें, खाना का कैसे उपाय करें। खाना का उपाय करने का ये तय हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि जब भूख लगे तो पूरा का पूरा खा जाओ। एक दूसरी थ्योरी आई कि नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा खाओ तो उससे एनर्जी थोड़ी थोड़ी मिलती रहेगी। उन्होंने कहा कि मैं दूसरी थ्योरी पे अमल करने लगा। तो एक जो ब्रेड मिलता था, दिन भर 2 घंटे का थोड़ा खाया, फिर थोड़ा काम किया, 2 घंटे तक फिर किया। ऐसे करते करते उस आदमी के जीवन में आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां लगातार मौतें हो रही थी। लोग टाइफाइड से मर रहे थे, लोग बाकी बीमारियों से मर रहे थे। कम वहीं उसी कैंप में लाशें बिछी हुई हैं, कमजोर पड़ गए, उनको लोग ले जा रहा है, उठा के जला दे रहा है। और इस परिस्थिति में सारा का सारा जीवन बीता। लेकिन तभी एक दूसरा मोड़ आया, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ है। 3 घटनाओं का वो जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन मैं सुबह सुबह काम पे जा रहा था और लगातार लाइन लगी थी, मैं सबके बीच चल रहा था। कोई लड़खड़ाए गिरे तो दूसरा सहारा दे, और कोई अगर गिरे तो कोई आकर के, अगर जो एसएस का जो उसका जो सुपरवाइजर था वो किक मारता था, और फिर यात्रा चलनी करती थी। हुआ ये कि वो अचानक महसूस करते हैं कि आसमान की रोशनी बदल गई है थोड़ी सी। मुंह अंधेरे जो निकाला गया था इन लोगों को, अचानक आसमान में रोशनी सी फैल रही है और वो एक लालिमा छिटक रही है। और तभी उनके मन में ख्याल आता है अपनी पत्नी का। उनको लगा मेरी पत्नी ऊपर से देख रही है, वो हमारे साथ है। पूरी प्रकृति में उन्होंने अपनी पत्नी को महसूस किया, और तब महसूस उन्हें हुआ यही प्यार है जिसमें व्यक्ति न हो तब भी वो फीलिंग होती है। वो बहुत इंटेंस फीलिंग में जाते हैं, और तब उन्हें लगता है कि अगर किसी का मोक्ष है, किसी की मुक्ति है, तो प्रेम में। तब वो महसूस करते हैं कि प्रेम ही मुक्ति का अंतिम मार्ग है। मनुष्य साथ हो न हो तब भी। और वो एक तरह, तब उसके बाद उनका पत्नी से एक तरह का संवाद शुरू होता है। और कहने का मतलब ये कि जो इतनी बुरी परिस्थितियां थी, उसमें एक तरह की एपैथी आ गई थी, एक निष्ठुरता आ गई थी, एक निर्दयता आ गई थी लोगों के मन में कि बगल में आदमी मर गया और हम सूख भी रहे। 4 लोग बगल में लाश खींच के सरकार को उधर फेंक दी लाश, और फिर बैठ के सूख पीने लगे। तो ऐसी एपैथी आ गई थी। दरअसल विपत्ति जब बहुत विकट होती है, संकट बड़ा होता है, तो आदमी कई बार थोड़ा निष्ठुर भी हो जाता है, और वो निष्ठुरता उसकी आत्मरक्षा के लिए होती है। आज की तारीख में जितनी बुरी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, अगर हम लोग सब उसके हिसाब से डिप्रेस्ड होने लग जाए, सब हम लोग छाती पीटने लग जाए, सब हम लोग मातम करने लग जाए, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के मरीज हो जाए हम लोग सब, तो समाज देश कैसे चलेगा। तो अगर थोड़ी बहुत अगर सेंसिटिविटी हमारी कम होती है, उफ वो लोग मर रहे हैं, चलो कोई फिल्म देखते हैं, मन बदल जाएगा। तो ये जो आप सोच के देखिए कि दोनों स्टेटमेंट के बीच में जो इमोशन है वो क्या है, एपैथी। हम उससे कट रहे हैं, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, हमारी कोई संवेदनशीलता नहीं है, खट गई है। तो ये स्टेट से वो आदमी पुनः वापस अपने इमोशन में आता है, और उस इमोशन को लेकर के दूसरा प्रेम को महसूस करता है। दूसरा मोमेंट आता है उस आदमी का, जब नीचे भूरी भूरी मिट्टी पड़ी है, कीचड़ में काम कर रहा है खाई खोदते हुए, और उसके बाद
उसके बाद अचानक देखता है तो आसमान भी वैसे ही धूसर लग रहा है, सूर्योदय की पीली सी रोशनी है, दूर कहीं एक झोपड़ी में पीला सा दिया जल रहा है। बहुत ही अजीब स्थिति थी और वो प्रकाश के केंद्रों को जोड़ता है अपनी पत्नी से संवाद करता है और तब उसे महसूस होता है इन सारे कष्टों से ऊपर मेरा शरीर उठ गया है और एक खास तरह की ऊर्ध्वगमन शुरू हो गया है मेरे भीतर और मैं शरीर से ऊपर उठ गया हूं। यानी वो आदमी महसूस करता है कि जब चीजें बहुत परेशान करने लगे तो कुछ जरा चार्जर देना, चार्जर राहुल, थोड़ा देख रहे हैं कि चार्ज कम हो रहा है। तो दरअसल वो आदमी भी डिस्चार्ज हो रहा था, एपैथी ने उसको डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन प्रेम ने उसको रिचार्ज किया, उसको एक स्पिरिचुअलिटी ने रिचार्ज किया। लेकिन वो आइडेंटिफाई करते हैं उसको दूसरे तरीके से। साइंटिस्ट है, साइंस का आदमी था, वो सिर्फ आंख मूंद के अध्यात्म की बात तो नहीं कर सकता। उसने कहा कि हम जो लोग इंटेलेक्चुअली समृद्ध थे उन लोगों ने अपने आप को बहुत संभाला, कैसे, और लोगों की मदद भी की। हमने ये कहना शुरू किया कि भाई 2 कुर्सी यहाँ पड़ी है, इसको ऐसे मोड़ दो, ये जो चौकियां पड़ी है इसको ऐसे मोड़ दो, यहाँ पे इसको जरा ऐसे हिला दो, जरा इसको साफ कर दो, तो कमरा थोड़ा आर्टिस्टिक हो जाएगा। वो खुद कहते हैं कि आर्ट क्या है, आर्ट देखने के नजरिए पे है। आपने जरा सा ऐसे झुका दिया उसको भी कलात्मक कह सकते हैं, सफाई हो गई तब भी कलात्मक कह सकते हैं, और बहुत बड़ा काम पेंटिंग लगा दे तब भी कह सकते हैं। हमारे लिए उस समय वही आर्टिस्टिक। उनके लिए इंटेलेक्चुअल बहस जो थी वो अफवाहों पर बहस, क्योंकि वहां तक अफवाहें पहुंचती थी, खबरें नहीं पहुंचती थी। उन अफवाहों से अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को धार दिया करते थे, चुटकुले सुनाया करते थे। वो जो कैदी जो सीनियर हो गए थे और जो वहां पे नाजियों के साथ मिलकर अत्याचार करते थे, उन कैदियों की जिंदगी कहानियां सुनते थे ये लोग, उनकी कविताएं सुनते थे, भोड़ी बकवास घटिया, और उस पर अपने आप को संभालने की कोशिश करते थे। विक्टर फ्रैंकल एक मोमेंट में कहते हैं कि एक बड़ा ही मर्डरस गेस्टापो था, इसके बारे में नाम था कि मर्डरस गेस्टापो, और वो बहुत फुहड़ कविताएं लिखता था। उसने एक चार्जर लगा, वो फुहड़ सी कविता सुनाई उसने, कहा इतनी हंसी आ रही थी, लेकिन मैं अगर हंस देता तो पक्का अगले दिन मुझे भेज दिया जाता किसी भट्टी में और किसी बाथ में, बाथ मतलब जहां तेजाब डाल दो और जला दो और मार दो और भट्टी में झोंक दो। तो खैर, तो लेकिन वो कैसे अपने को बचाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं दांत से जीभ को काटता रहा और इतनी तकलीफ दी खुद को कि हंसी रोकी। और हमने कहा कि नहीं आपने अच्छी कविता सुनाई, फिर थोड़ी सिंपैथी हो गई उसकी हम लोगों के प्रति। तो इंटेलेक्चुअलिटी ने लोगों को बचाया, यानी बुरे वक्त में आपकी बौद्धिकता, आपकी समझ, आपकी समझदारी, आपका कलाबोध आपको बचाता है। अभी जो हालात हैं उसमें अगर आप इन चीजों से अपने आप को समृद्ध करते हैं, जोड़ के रखते हैं, तो आपके स्वस्थ रहने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ भी अपार नहीं के संदर्भ में मैं जो इतना भयानक प्रसंग के साथ में बात कर रहा हूं, वो शायद इसलिए कर रहा हूं कि इससे अपार और क्या हो सकता है। खैर, तो वो अपना इस तरह से वो अपने आप को संभालते हैं और फिर चीजें बदलती हैं, हिटलर की हार होती है। वो यहाँ पे मैं 2 प्रसंग का जिक्र करना चाहूंगा, आगे चार्ज कीजिए। वो 2 प्रसंग का जिक्र करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि आदमी भूख से नहीं मर रहे थे, खाना सबको कम मिल रहा था, लेकिन तब भी लोग जी रहे थे। वो लोग मर रहे थे निराशा से, भविष्यहीनता से मर रहे थे। कई बार बेरोजगार जब आत्महत्या करते हैं तो भविष्यहीनता की वजह से करते हैं। पिछले साल प्राइम टाइम पे 15 मिनट का इंटरव्यू रवीश कुमार ने मेरा जो किया था, उन्होंने पूछा कि क्या इन जो मजदूर आ रहे हैं वहां से पैदल चल के इन आप तक पहुंचे, इनमें से कुछ? हमने कहा आए हैं लोग, लाया गया है उन लोगों को भी। तो मैंने जो दरियाफ्त की तो उससे पता क्या लगता था, उनके दिमाग में, क्योंकि वो कोविड नहीं समझते थे, वो समझते थे कुछ बुरा हो गया है, ये पता नहीं कब ठीक हो, नहीं भी ठीक हो सकता है, ये जब तक ठीक हो तब तक हम मर जाएंगे। उनका जो डिप्रेशन था इस वजह से था कि उनमें एक तरह की भविष्यहीनता का डर। तो जैसे ही आप सोचते हैं कि नहीं एक भविष्य है तो आप बच जाते हैं। मैं 2 प्रसंग का जिक्र करूंगा यहाँ पे। एक तो
कंसंट्रेशन कैंप का और एक उससे बाहर। कंसंट्रेशन कैंप में एक ब्लैक गार्ड था, विक्टर फ्रैंकल का एक ब्लैक गार्ड था। उसने कहा कि उससे पूछा कि उसको पूछा कि जो डॉक्टर थे, तो उनको कोई डॉक्टर बोलता था कि तुम क्या सोचते हो कि ये वॉर कब खत्म होगा? तो कहा कि भाई आई डोंट नो, यू टेल मी, यू आर बेटर इन्फॉर्म्ड। तो बोला कि आई थिंक 13th of March, February समथिंग 1945। अब इनका कहना है कि जैसे जैसे वो तारीख नजदीक आती गई और युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, वो आदमी धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया, बीमार हो गया, और ठीक उसी तारीख को वो आदमी दुनिया से चला गया। इसके उलट चलिए अफ्रीका चलते हैं, साउथ अफ्रीका चलते हैं। नेल्सन मंडेला को जेल में बंद कर दिया गया। मंडेला को नहीं मालूम था, वो आदमी जो 2 दशक से 1.5 दशक से के आसपास जेल में रहा, उसे नहीं मालूम था कि उसके कब छोड़ा जाएगा, क्या होगा। लेकिन उसके सामने भविष्य था, अफ्रीका का भविष्य था, रंग भेद के शिकार लोगों का भविष्य था, सारी दुनिया का भविष्य था। उसके मन में दुनिया में कुछ कहने के लिए बातें उसके भीतर घुमड़ रही थी, तो दुनिया को बताना चाहता था। यानी उसके पास इंटेलेक्चुअलिटी भी थी, उसके पास इमोशन भी था, क्योंकि अपने विनी को, हालांकि बाद में जो हुआ वो अलग बात है, लेकिन अपनी प्यारी सी विनी को छोड़ के वो आया था, तो उसकी विनी बाहर इंतजार कर रही थी। यानी इश्क था उसके पास, इमोशन था उसके पास, उसकी इंटेलेक्चुअलिटी थी, और उसके पास भविष्य था। अपना ही नहीं, अपना भविष्य क्या, उसने अपने भविष्य को देश और दुनिया के भविष्य से जोड़ लिया था। और नेल्सन मंडेला जब निकल के आता है तो उसके बाद लंबी लंबी पारियां खेलता है। महत्वपूर्ण ये है कि हम निराश न हो, हम उम्मीद न छोड़ें। चीजें बदलती हैं, खूब बदलती हैं, आसानी से बदलती हैं, थोड़ी बार कई बार कोशिश करने से बदलती हैं। मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा कि मैं देख रहा हूं कि मेरे पास जो लोग आ रहे हैं, समझ कोविड हो गया है, मुझे उनको कुछ नहीं हुआ, मुझे कोविड हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। एक छोटी सी घटना बताऊंगा, कहानी बताऊंगा कि एक बार एक राजा ने कहा कि जो मैं कमरे में जो एप्लीकेंट्स हैं उनको बंद कर देता हूँ, जो कमरे का ताला खोल के सबसे बिना कोई अंदर चाले चाबी कुछ रहेगी अंदर में, कुछ उपाय रहेगा, पर दरवाजा खोल के जो बाहर आएगा उसी को मंत्री बनाऊंगा। तो 4-5 लोगों को अंदर किया गया, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद सब सो गए। सब रात में सोचते रहे कि अगर डिजिटल लॉक होगा तो कैसे खोलेंगे, फलां चाबी होगी तो कैसे खोलेंगे, क्या से करेंगे, कहां से मोड़ेंगे, कहां झटका देंगे, इसी गणित में, और नहीं तो अगले दिन आपकी जान चली जाएगी, ऐसा भी आता। सब रात भर जोड़ते घटाते रहे, एक तरफ जान का डर, दूसरी तरफ लालच। एक आदमी कहा चैन से सो गया, कहा सुबह देखते हैं, दरवाजा खोलेंगे। उसने क्या किया, सुबह उसकी नींद खुली, उसने दरवाजा खोला और बाहर आ गया। दरअसल दरवाजे पे ताला था ही नहीं। तो मित्रों, कहने का मतलब ये कि आप कई बार उन चीजों से घबरा जाते हैं, उन चीजों से परेशान हो जाते हैं जो समस्या होती ही नहीं। कोविड है, लेकिन कोविड कोई चीता नहीं है, बाघ नहीं है कि आप पे हमला करने आ रहा है। आपने अगर हवा और इसके बीच अगर आप खुले में जा रहे हैं, दीवार बना ली तो आप बच गए। इसको आप इंटेलेक्चुअली अपने को समझा लीजिए, नहीं तो इमोशन आपको जान मार देगा। तो इमोशन को इंटेलेक्ट की लाठी पकड़ाइए, सहारा दीजिए उसको, वो खड़ा हो जाएगा, फिर आपके वो आशावाद में बदल जाएगा। ये मैं संदेश देना चाहता हूं यहाँ पे। मैं नहीं जानता हूं कि इस संदेश का कितना असर पड़ेगा, या मैं कोई बड़ी बात करने जा रहा हूं, लेकिन मुझे ये लगता है विक्टर फ्रैंकल के लाइफ से कर लेते हैं तो प्यार, इंटेलेक्चुअलिटी, रैशनल और आशा, उम्मीद, और इन सब के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जीवन में अर्थ की तलाश। मैं उस पर बाद में आऊंगा, क्योंकि वही उस किताब का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो कैसे उसको करेंगे वो लास्ट पार्ट होगा इसका। तो इस तरीके से आप अपने आप को संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं। मित्रों, मैं अब सीधा आना चाहूंगा विक्टर फ्रैंकल जो काम किया था, मैं उस पर आना चाहूंगा। और एक बहुत जो थेरेपी उसने जो दी थी, उसका नाम है लोगोथेरेपी। मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा कि वो कहते हैं कि इस थेरेपी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, या मनुष्य के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट जीवन के लिए, दरअसल वो वियना से आते हैं, और वियना में फ्रॉइड भी हुए, वियना में
एडलर भी हुए इंडिविजुअल साइकोलॉजी वाले, और वियना में ये भी हुए। तो इनकी थ्योरी को कहा जाता है थर्ड वियना स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। पहली वाली साइकोथेरेपी फ्रॉइड वाली, दूसरी वाली एडलर वाली, और इनकी तीसरी। तो जो फ्रॉइड की थ्योरी है वहां मामला है कि सब प्लेजर की खोज करते हैं। एडलर वाले में है कि हम तुच्छ पैदा होते हैं, हमें पावर की खोज होती है। ये कहते हैं कि नहीं, मनुष्य को अर्थ की खोज होती है, मीनिंग की खोज होती है, और जो लोग अर्थ की खोज में असफल होते हैं या अर्थ की खोज पर जिनका ध्यान नहीं होता है, उससे जो मोटिवेटेड नहीं होते हैं, वो प्लेजर या पावर की खोज करते हैं। सोच के देखिए कि अगर हिटलर के लाइफ को हम देखते हैं, हिटलर जीवन के अर्थ को नहीं ढूंढ सका, उसने सिर्फ एक विकैरियस प्लेजर को ढूंढा और पावर को ढूंढा। और कितना अत्याचार, कितनी यातना दुनिया में, उससे बड़ा विलन हिस्ट्री में शायद ही कोई पैदा। तो ये जो थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक मोटिवेशन होता है मीनिंग के लिए। ये हमारा मनुष्य का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यही जीवन में हमको जो कुछ भी जीवन पाते हैं, संभालते हैं, ये जो अर्थ ढूंढने की जो कामना होती है, यही हमको चलाती है। वो मैंने इसका फ्रॉइड और एडलर का जिक्र किया मित्रों, वो मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि उनकी साइकोलॉजी को डेप्थ साइकोलॉजी कहा जाता है, फ्रॉइड और एडलर। एक ये मजाक में कहते थे कि मेरी साइकोलॉजी हाइट साइकोलॉजी है, क्योंकि मैं भविष्य की बात करता हूँ, मैं सपनों की बात करता हूँ, मैं उड़ान की बात करता हूँ, मैं ऊर्ध्वगमन की बात करता हूँ, मैं ट्रांसेंड करने की बात करता हूँ। तो मेरी साइकोलॉजी है हाइट साइकोलॉजी। चलिए इसी हाइट साइकोलॉजी के बारे में हम कुछ बातें करें। तो वो कहते थे कि जो इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो ये थी कि मनुष्य से आप सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन अपने एटीट्यूड को बदलने की आजादी आप नहीं छीन सकते। आप उसके से कपड़ा उतार लेंगे, शरीर से बाल तक नोच लेंगे, उसका सारा सामान ले लेंगे, घर ले लेंगे, दौलत लेंगे, परिवार लेंगे, लेकिन अपना एटीट्यूड बदलने का जो एक अधिकार है, उसका जो आजादी है, वो आप कभी नहीं छीन सकते उससे। एक दूसरी चीज को कहते हैं सूत्र रूप में कि अगर हम किसी परिस्थिति को नहीं बदल सकते तो पहले उसको स्वीकार करो, तभी रास्ता निकलेगा। हिमालय को हम ठेल के समुद्र में नहीं गिरा सकते लेकिन हमको हिमालय के पार जाना है, तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हिमालय है और वो अपार है, हमें रास्ता निकालना होगा। कोविड है, इलाज वैक्सीन में है, वैक्सीन से मदद मिल रही है, तो वैक्सीन एक नेगोशिएशन है, इंटेलेक्चुअल नेगोशिएशन है। हमने कोविड को खत्म नहीं किया, हम तलवार बंदूक लेके कोविड के हम हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने एक खास तरीके से उसको हैंडल किया। तो ये होता है स्थिति का स्वीकार और उससे निगोशिएट करने का स्किल डेवलप, और ये महत्वपूर्ण है जो कि आपकी मदद करेगा। यहां भी अब आते हैं हम लोग सीधा का सीधा लोगोथेरेपी पे कि कैसे आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके पहले जो मैंने आपकी बात कही थी कि कैसे वो आदमी सरवाइव कर जाता है, एक कोट मुझे याद आ रहा है, अचानक याद आ गया, जो बार बार उसमें डाला गया है, उस किताब में भी कई बार आता है कि he who has a why to live can bear almost anyhow। जिसके पास एक वजह है जीने की, एक मीनिंग की तलाश है, वो किसी भी तरह से जी लेगा। ये एक जो बात थी, उस बात को वो याद करते हैं, मेरा ख्याल है कैंप में भी याद करते हैं, और जब लिखने बैठते हैं अनुभव को तब भी वो याद करते हैं। 2-3 बातें महत्वपूर्ण है इसमें। पहली बात तो ये है कि हर इंसान के भीतर एक हेल्दी कोर होता है, और हर इंसान को जिंदगी पर्पस देती है। आप अगर सतर्क हैं, आप अगर सजग हैं, तो आपके सामने कोई ना कोई पर्पस छलकेगा जरूर। जिंदगी पर्पस देती है, लेकिन जिंदगी कभी भी ये वादा नहीं करती है कि आपको आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा, आपको आनंद हम दे ही देंगे। नहीं, जिंदगी पर्पस देगी, जिंदगी मीनिंग देगी, लेकिन वो सफलता की गारंटी नहीं देती है जिंदगी।
आनंद आएगा ही जीवन में, इसकी गारंटी नहीं देती है। इसका स्वीकार, तो आपका हेल्दी कोर अगर इसको स्वीकार करता है तो बड़े आराम से आप विकट परिस्थितियों को पार कर सकते हैं। सवाल यह है कि कैसे हम मीनिंग ढूंढेंगे, मीनिंग ढूंढने के लिए करेंगे क्या? तो मीनिंग ढूंढने के लिए बहुत 3 आसान चीजें वो बताते हैं फ्रैंकल। पहली तो ये कि आप बाय क्रिएटिंग अ वर्क और डूइंग अ डीड, आप वो काम करें जो क्रिएटिव हो। कुछ भी रचने के बारे में सोचें, कुछ भी। आप छत पे गमले की सजावट के बारे में भी सोचते हैं, वो भी एक तरह की क्रिएटिविटी है। आप अगर अच्छा खाना बनाते हैं, वो भी एक तरह की क्रिएटिविटी है। आप अगर अच्छी किताब पढ़ते हैं, वो भी एक तरह की क्रिएटिविटी है। क्योंकि क्रिएटिविटी सिर्फ रचने में नहीं होती है, क्रिएटिविटी इंसान को स्वयं के बदलने में भी होती है। वो कहते हैं दूसरा सिद्धांत इसलिए कि आप लोगों के साथ संवाद करें, आप नई चीजों का अनुभव करें, क्योंकि क्रिएटिविटी का जो लोएस्ट लेवल है वो उसकी परिभाषा ये कहती है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को बदलें, आप अपने कन्विक्शन को बदलें, आप अपने एटीट्यूड को बदलें। यानी आप में अगर कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हो सकता है, इसका मतलब है कि आप में एक क्रिएटिव प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि बड़ी से बड़ी क्रिएटिविटी में पहले यही होता है। गालिब को बड़ा शायर होने के पहले उस स्टेज से गुजरना पड़ा था। तुलसीदास बड़े पोएट बनने के पहले उस स्टेज से गुजरते हैं। आइंस्टीन बड़े साइंटिस्ट बनने के पहले सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज से गुजरते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज कि आप अनअवॉइडेबल सफरिंग, जो बुरी स्थिति है, उसके प्रति अपने एटीट्यूड को बदलने के बारे में सोचें, स्वीकार करें परिस्थितियां विकट। ये 3 सिद्धांत, 3 तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपने आप को संभाल सकते हैं। मित्रों, हम विक्टर फ्रैंकल मानते हैं कि लाइफ हैज अ मीनिंग इन ऑल सर्कमस्टांसेस। बुरी से बुरी परिस्थिति में, पिछले साल याद कीजिए, लोगों ने कहा कि लॉकडाउन हुआ और इतनी बेरोजगारी हुई, लेकिन प्रकृति, नदी साफ का पानी साफ हो गया, हवा साफ हो गई, जालंधर से हिमालय पहाड़ दिखने लग गया। तो लाइक ऐसी कितनी चीजें हम लोग सबने महसूस किया। इस शहर की हवा साफ हो गई थी और छत पे जाओ तो बहुत ताजगी मिलती थी। जहां तारे नहीं दिखते थे जिन शहरों में, वहां तारे दिखने लगे। तो सब चीज का एक प्रकृति में, अब उसको अगर प्रकृति भी अपने तरीके से एक मीनिंग ढूंढती है, शायद प्रकृति अपने तरीके से चीजों का संतुलन करती है और बड़े असंतुलन के बीच से एक नए संतुलन के लिए रास्ता निकालती है। तो महत्वपूर्ण ये है कि हर पल का एक मीनिंग है और जब भी आप निर्णय करें तो उस पल के बारे में, उस पल में आप ये सोचें मैं जो निर्णय लेने जा रहा हूं वो निर्णय हमारे लिए, हमारे हिसाब से कितना उचित है, कितना मनुष्योचित है, कितना समाजोचित, समाज के लिए उचित है। यानी आप जो अर्थ की तलाश करेंगे वो ऐसा कोई अर्थ नहीं होना चाहिए जो आपका हित करे या समाज का हित करे। हर इंडिविजुअल यूनिक है, हर आदमी अपने ढंग से अर्थ ढूंढता है, एक अर्थ किसी का नहीं होता है, सबके अपने अपने अर्थ होते हैं। क्या टेक्निक होगा ऐसी विकट परिस्थिति में, जब आप उदास होने लगे, जब आप निराश होने लगे? एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक वो कहते हैं, उसका नाम है डी रिफ्लेक्शन। डी रिफ्लेक्शन क्या है? आप स्वयं अपनी मदद करें या किसी और की मदद करें। किस चीज में? कि आप लोगों से जुड़ें। डी रिफ्लेक्शन अपने आप की मदद भी है और लोगों की मदद भी है। आप लोगों को भी कह सकते हैं करने के लिए, अपने आप को भी कह सकते हैं करने के लिए, या आप लोगों से जुड़ें। जैसे ही आप लोगों से जुड़ते हैं वैसे ही आप अकेले से संपूर्ण हो जाते हैं। अ फीलिंग ऑफ होलनेस, आप अचानक छोटे से बड़े हो जाते हैं और फिर आपके लिए मीनिंग ढूंढना आसान हो जाता है कि चलो घर में तो आफत है, लेकिन इतने लोग जो बेरोजगारी से भूखे मर रहे, तो मैंने खाना पहुंचाया, जीवन को एक अर्थ मिल गया। या फलां के लिए रेमडेसिविर का इंतजाम कर दिया, या फलां के घर में बच्चे के लिए दूध पहुंचा दिया। आप कुछ भी निकल के खुद से बाहर करते हैं, खुद से लोगों को जोड़ते हैं, आपको एक अर्थ मिलता है। दूसरी चीज वो कहते हैं टेक्निक, वो ये कि जिस चीज से आपको डर लगता है, चाहे कोरोना से, चाहे सफलता से, चाहे भविष्यहीनता से, जिससे भी जो सताए, आप उससे संवाद करिए।
हमारे यहाँ एक कवि हैं शहर में, उनको कुत्ते से बहुत डर लगता है। वो डरते तो हैं लेकिन हमेशा बोलते हैं मैं मरने से नहीं डरता, कुत्ते से डरता। तो दरअसल दिस इज पैराडॉक्सिकल इंटेंशन कि हमें डर लगता है लेकिन कुत्ता काटेगा तो मैक्सिमम मरेंगे, तो हम मौत से साक्षात एक तरफ मौत से जोड़ दिया, कुत्ते का जिक्र कर लिया। अगर फोबिया है तो उसका जिक्र भी हम नहीं करेंगे, कुत्ता शब्द से हमको नफरत होगी, लेकिन वो कुत्ते का जिक्र भी करते हैं, मरने का भी जिक्र करते हैं, और सब करते हुए फिर वो एक पैराडॉक्सिकल इंटेंशन के द्वारा अपने डर को कम कर लेते हैं। आपको जिस चीज से डर लगे, बाहर जाने से डर लगता है। एक छोटी सी लड़की ने, मतलब 14-15 साल की लड़की ने फोन किया था एक बार पुणे से कि मैं घर से बाहर जा ही नहीं, जा नहीं पाती, मुझे लगता है अजीब है और मैं जा ही नहीं सकती। मैंने कहा तुम जाओ बाहर जाओ और बाहर से मुझे वीडियो कॉल। मैंने तो कन्विंस किया और 2-3 दिन बाहर गई, मुझसे वीडियो कॉल पे बात की। अब वो घर के काम से आराम से जाती है, शॉपिंग करके आती है, सब काम करती है। यानी जो आपको डरा रहा है उसके साथ आप मिल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो चीजें बदल जाती है, डर खत्म हो जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो सोक्रेटिक डायलॉग। कहने को तो कहा जाता है कि स्पेशलिस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारे समाज में सबके पास बुद्धि है, विवेक है, समझदारी है। आप चाहें तो उस तरह के डायलॉग आसानी से कर सकते हैं, बड़ी आसानी से। सोक्रेटिक डायलॉग में होता यह है कि सुकरात के पहले जितने भी विचारक थे सब वन वे कम्युनिकेशन करते थे। हमने भाषण दे दिया, प्रोफेसर साहब घुसे क्लास में, 50 मिनट तक दर लेक्चर दिया और निकल गए। लड़का समझा नहीं समझा, लेकिन एक गुरुजी पहुंचते, तब आज क्या पढ़ना है सर? अकबर पढ़ना था। अरे यार अकबर का तो उसका बाप का नाम ही तो मैं भूल गया। तो किसी ने कहा कि सर उसका बाप का नाम तो बाबर था, दूसरा कहा कि नहीं हुमायूं था। चलो आज वोटिंग हो जाए किस कौन था दरअसल बाप, फिर तय कीजिए वोटिंग से बाप तय हो सकता है क्या? अब सोचिए क्लास आपका पूरा इन्वॉल्व हो गया, फिर चलो ठीक है, अरे यार अकबर किसका बेटा तो सबको मालूम है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अकबर जो था उसमें क्या था, फिर आप तो माहौल बदल गया ना, उस स्टूडेंट आपका संवाद में आ गए। तो सोक्रेटिक डायलॉग यही है कि आप सामने वाले से बात करिए, वो आप उस, क्योंकि दुनिया में सारी जो समस्याएं होती है ना, उसी के भीतर उसके जवाब नहीं, बाहर नहीं होते हैं कहीं। सुकरात यही बात, सुकरात की जो सिद्धांत की है पढ़ाने में, उसके प्रवचन में उसकी यही बात है कि समस्याओं का जवाब समाधान उसी में होते हैं। मैं एक मेटाफर के रूप में कहता हूं कि जो नोट ऑफ इंटरग्रेशन प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके नीचे नोक होती है, ऊपर में फूला हुआ माथा होता है। तो क्या है कि वो सवाल वही है कि आपके भीतर गड़ेगा सवाल, और सवाल का जो फूला माथा है उसी में उसका जवाब होता है। जैसे ही आप अपने आप को चुभने देंगे उस नुकीली चीज को, आप उस सवाल का जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उससे टकराएंगे तो आप और उसको पूरे देंगे, उसको उससे भिड़ेंगे, तो उसका फूला हुआ माथा फट जाएगा, उसके अंदर से जवाब निकल के आएगा। यही है हर व्यक्ति के जीवन की समस्या में उसके समाधान हो। कोई अगर कहता है कि मैं बेरोजगार हूं, तो आप बात करिए, क्या रोजगार करना चाहते थे तुम, क्या उसमें सफलता मिली, और क्या कर सकते थे, और क्या था जीवन में, वो खुद बताएगा। कई बार मेरी स्थिति यह है कि मैं तो कई लोगों से बात करते करते मैं कहता हूँ भैया ये नौकरी गई, तुम ऐसे कितने पैसे तुम्हारे से बच गया? तो इतने ही बच गए। मैंने कहा एक गाय खरीदो, 2 गाय खरीदो, शहर छोड़ दो, गांव चले जाओ, गांव में है जगह, हाँ थोड़ी जमीन है, खेत है, गाय पालना शुरू करो, उस दूध से इतना उत्पादन होगा तुम्हारा परिवार चल जाएगा, और एक इंश्योरेंस करा लो गाय। और वो जीवन चला लिया उसने। कई मानसिक रोगियों को मैं समझाता हूँ, इस तरीके से मदद करता हूँ, वो कर पाते हैं। तो ये सोक्रेटिक डायलॉग, ये आप अप्लाई करिए अपने घर में, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, अपने साथ, जो स्टूडेंट सुन रहे हैं तो अपने माँ बाप के साथ, जो घबराए उनके साथ बात करिए। जैसे ही वो बात करेंगे थोड़ी देर में धीरे धीरे समस्याएं सामने आएंगी और आप सर म्यूट हो गया है लगता है। सॉरी, जी 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 सही है ना? हाँ, तो आखिर में 2-4 बातें। हाँ कोई बात नहीं, आप पूरी देखो पॉइंट्स, क्रिएट समथिंग, डेवलप रिलेशनशिप। कुछ रचो, कुछ भी रचो, लेकिन रचो कुछ भी, चाहे जलेबी रचो या किताब रचो, लेकिन रचो। डेवलप रिलेशनशिप्स। मैंने पिछली बार शायद बात की तो कहा था कि भाई रियल ना सही, वर्चुअल ही सही, जैसे भी हो, लेकिन बना के रखिए रिलेशनशिप। फाइंड पर्पस इन पेन। आप तय कीजिए कि हम इस बीच में क्या करेंगे। आपके कॉलेज में क्लासेस नहीं हो रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं, ये जो खालीपन, इस खालीपन में कौन सा बड़ा काम कर सकते हैं,
आप सोच के देखिए, इस पूरी तकलीफ में एक पर्पस ढूंढने की कोशिश करिए। लेकिन समझिए सबसे महत्वपूर्ण ये कि जिंदगी जो है वो ईमानदार नहीं है आपके साथ। लाइफ इज नॉट फेयर। वो आपके साथ न्याय नहीं करेगी, वो वादा नहीं करती कि आपके सारे सपने पूरे कर देगी। आपको इस अन्याय के बीच जीना है और उस अन्याय के बीच ही आपको रास्ता निकालना है। लेकिन आपको आजादी है, या आप अर्थ ढूंढ सकते हैं कि हम इतने कम से कम संसाधन में क्या नया क्रिएट कर सकते हैं। इसकी आजादी आपको है। अगला पॉइंट वो कहते हैं फोकस ऑन अदर्स, जो मैंने पहले भी कहा, बुरे से बुरे को स्वीकार करो, लेकिन डोंट परस्यू द प्लेजर। अमेरिका के संविधान में कहा गया है लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस, परसूट ऑफ प्लेजर। आनंद का अनुसरण करो। ये कहते हैं कि भाई आनंद परस्यू करने से नहीं मिलने वाला है, वो इंस्यू होता है। उसके पीछे जाओगे वो नहीं मिलेगा, वो पैदा होगा। यही बात आनंद के साथ में है। मैं यही बात पैसे के बारे में कहता हूं, काम के बारे में सोचो। बस मनी इज बाई प्रोडक्ट, प्लेजर इज बाई प्रोडक्ट, सक्सेस इज बाई प्रोडक्ट। सोचो कि क्या काम कर सकते हैं इस बुरे वक्त में, इस अंधेरे वक्त में, जब सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। तब जैसे ही आप अपने आप को इन चीजों से जोड़ लेंगे, आप बड़ी आसानी से इस पूरे वक्त को काट सकते हैं। तो साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। साइड इफेक्ट पे ध्यान मत रखिए, आप काम पे ध्यान रखिए, इफेक्ट पे ध्यान रखिए। कि अगर मैं अपने क्लिनिक में बैठ के सोचूं कि इस मरीज से कितना पैसा आएगा, या ये मरीज मेरे चंगुल में फंसा रहता, हमेशा फंस देता 10 साल तक, आप केवल उसको ठीक करने के बारे में सोचिए। एक बंदा ठीक होगा, 10 को आपके पास भेजिए। तो मनी इज बाई प्रोडक्ट, प्लेजर इज बाई प्रोडक्ट। हमेशा आप संतान उत्पादन के लिए सेक्स करते हैं, प्रकृति ने यही डिजाइन किया है। प्लेजर इज बाई प्रोडक्ट, वहां भी वो बाई प्रोडक्ट ही है। तो आप जो मूल है उस पर ध्यान रखिए, आगे बढ़ने के बारे में सोचिए, बाकी बाई प्रोडक्ट्स आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ मेरा ख्याल है कि बात को समाप्त करें हम लोग। मेरा बहुत लंबा बोल गया, बहुत ज्यादा बोल कर गया। अगर कोई सवाल हो तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैं जानबूझ के मैं एंग्जाइटी कैसे कम करो, डिप्रेशन कैसे कम करो, मैंने इन चीजों को छोड़ दिया। मुझे लगा कि मैं पढ़े लिखे लोगों से बात कर रहा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के लोगों से बात कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसी बात की जाए जिसका महत्व हो आज के समय। काफी नई जानकारी मिली भी इससे। और आप में से जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो हाथ उठाइए, हैंड रेज कीजिए, तो हम माइक आपका खोल देंगे। तब तक सर एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस बीच में बहुत सारे घरों में ऐसा हुआ है कि डेथ हो गई है, या बहुत सारे घरों में ऐसा है कि पेशेंट हैं, 2-2, 3-3 पेशेंट हैं। तो ऐसे में खुद मेरे कॉलेज में घटनाएं हुई है, मेरे यूनिवर्सिटी में कई घटनाएं, दर्जनों घटनाएं हुई है। तो ऐसे में अपने मनोबल को बचाए रखने के लिए क्या किया जाए? दिल्ली में कुछ दिन पहले एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, आपने अखबार में देखा होगा। 3-4 घटनाएं दिल्ली में हुई है। तो एक अलग तरह के ट्रॉमा में हम लोग जी रहे हैं। 35-40 के कई लोग हमारे कॉलेज, हमारे यूनिवर्सिटी के जा चुके हैं। तो ऐसे ट्रॉमा में आप क्या सलाह देंगे कि जो हम लोगों को करना चाहिए, जो स्वस्थ हैं, हम अपना भी ध्यान रखें और पेशेंट और दूसरे का भी कुछ ख्याल कर सकें? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं दो स्टेप में बात करूंगा। पहली बात तो ये जो मैं जिस थ्योरी की बात कर रहा था, उसमें वो एक डॉक्टर मिला है एक बार विक्टर फ्रैंकल से, और उसने कहा कि मैं बहुत डिप्रेशन, वो बहुत बुरी स्थिति में था, उसकी पत्नी गुजर गई थी, बहुत परेशान था। तो उसने कहा कि तुम एक बात क्यों नहीं सोचते हो कि तुम अगर मरते तो तुम्हारी पत्नी को कितनी तकलीफ होती? उसने कहा बहुत होती। तो बोल के उसका मन मिजाज कैसा था? वो तो हमसे ज्यादा खराब हो जाती। कहा कि तुम्हारा जो पेन है ना, ये भी जो तुम वियोग और दुख का जो मातम झेल रहे हो, देयर इज ए मीनिंग। यू सेव्ड योर वाइफ फ्रॉम दैट। तुम्हारी पत्नी उस पीड़ा से बच गई, तुम झेल रहे हो, ये तो मान लो, इसको सोचो। और उस दिन के बाद से वो डॉक्टर ठीक होने लग गया। उसने कहा कि
वो रोती तो कितना रोती, चलो हम रो लेंगे उसके लिए। एक उसके अंदर एक ऊर्जा, बीमारी के संदर्भ में वो कहते हैं ऐसे ही, जो कहता है कि बहुत वो एक बहुत अच्छे से सूत्र देते हैं, कहते हैं कि आप ये मान के देखो कि ठीक है, रोना क्या इसमें है, जो बचा है उसको संभालने की जिम्मेवारी मेरे सर पे बची है। अगर कोई घर में हमने अगर 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 माँ गुजर गई तो पापा की देखभाल मेरे सर पे है, मुझे देखना है, मुझे करना है, तो मेरी लाइफ में एक मीनिंग मिला, हम उस तरीके से अपने जीवन को बदलेंगे। क्योंकि दुनिया सार्थक कामों से चलती है, सपनों के पीछे दौड़ने से नहीं। ग्लोबलाइजेशन के बाद जो हिंदुस्तान हो गया है, दुनिया जो है अभी आज की तारीख में, सबको अपने सपनों की पड़ी। अगर बाप मर गया तो हुआ कि ठीक है, संडे को क्रिमेट करेंगे नागपुर डेड बॉडी, अभी मीटिंग में वो डेथ अर्जेंसी नहीं है, वो मातम अर्जेंसी नहीं है वहां, हम इस टाइम से गुजर रहे हैं। लेकिन विक्टर फ्रैंकल उसमें मनुष्य बने रहने की शर्त के साथ बात करते हैं। तो वो एक पहली बात तो यह है कि जो भी है उसको स्वीकार करना है, और पर्पस कि हमको जो जिम्मेवारियां सामने हैं, उन जिम्मेवारियां उठाएंगे। और जिम्मेवारियां जैसे ही आप समझे कि जिम्मेवारियां मेरे लिए एक मीनिंग की तरह आई, आपके अंदर एक हौसला आएगा। जोश तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक हौसला आएगा, हौसला आने के बाद आप कर सकते हैं। क्योंकि मुझे रूमी की पंक्ति याद आ रही है। रूमी कहते हैं कविता में कि बी लाइक अ ट्री, लेट द डेड लिव्स ड्रॉप, पेड़ की तरह जियो, जो पत्ते झड़, में बहुत क्रूरता से बात कहा गया ये बात अभी, लेकिन ये सच है कि जो पत्ते झड़ गए वो झड़ गए, वापस नहीं आ सकते पेड़। तो हाँ, लेकिन जो पेड़ की तरह जियो, इसका मतलब ये नहीं है कि जड़ हड़ताल पे चली जाएगी, वो ऊपर नहीं पहुंचाएगी, बाकी पत्तियां खाना नहीं बनाएंगी, तना कहेगा कि मैं गिर जाऊंगा, नहीं, पेड़ की तरह जियो। मेरा ये मानना है कि अभी जो समय है वो यही है, जो है उसको स्वीकार करो, आंसू बहाओ और आगे बढ़ो। बिल्कुल। एक विनय विकास जी हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं। जी विनय जी। विनय जी प्लीज अनम्यूट। विनय जी का माइक, रविंद्र जी। जी हाँ जी, विनय जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि संतान उत्पत्ति के लिए एक इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है, और अमेरिका का जो मीनिंग है, अमेरिका की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि वो इसी को अपना रिलीजन समझ रहा है। आपको क्या लगता है कि जो हमारी बिहार की कल्चर है, मैं समझता हूं सर कि हिंदू फिलॉसफी और हिंदुज्म दो चीजें हैं। जो बिहार की जो हमारी फिलॉसफी है सर, वो हिंदुज्म है, द वर्शिप ऑफ द नेचर, द रिवर, द माउंटेन्स, मैन, ह्यूमन, चिल्ड्रन एंड द रेस्ट। आपको क्या लगता है सर कि इस पेंडेमिक का ही नहीं बल्कि हमारी सारी रेस्टलेसनेस का सॉल्यूशन है, या मैं कंफ्यूज हूं सर? सवाल दोहराइएगा, सवाल वाला पार्ट को फिर से बोलिए, तो आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आई। हेलो, आवाज नहीं आ रही है सर? नहीं, सवाल वाला पार्ट मुझ तक नहीं पहुंच पाया, आखिरी वाला। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए आप। अब आ रही है, आप बताइए। जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन फिर से रिपीट करता। हाँ, आप क्या कहा सर? आवाज नहीं आई, अभी आगे। हाँ बोलिए। उस समय मुझे नहीं सुनाई पड़ा था ठीक से, वो ब्लर्ड हो गया, थोड़ा मफल्ड हो गया था। मुझे जो लगता है सर कि ये पेंडेमिक जो है ये तो एक लॉलीपॉप है। इसके बारे में मैंने 2018 में दीपावली की रात को CIA की जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उस वक्त ये रिपोर्ट आई थी कि चाइना में इस तरह के वुहान सिटी में इस तरह के लैब टेस्ट चल रहे हैं, और CIA ने 12 बजे से लेकर के उस रात से लगातार दिसंबर के महीने तक इसके बारे में इंफॉर्म किया है। दूसरी चीज की किंग जॉन का 2018 से लेकर के 2019 तक उनकी ट्रेन का 3 बार आने का क्या मतलब था, उसकी चाइना ने कीमत चुका दिया और चुकाने जा रहा है। उनकी चैप्टर तो ओवर है, इसे आप कहीं नोट डाउन कर ले। और बच्चों की भी जो प्रॉब्लम है ये भी खत्म है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं रह गया। दिया अंतिम लॉ पकड़ रही है, इसके बाद दिया
जलेगी ही नहीं चाइना की। आतंक का अंत विनय जी आप प्रश्न नोट डाउन कर लेते हैं। हाँ, ये विनय जी, बहस वाली मेरा बात हो सवाल गई ये है। है कि अब इसके बाद जो रेस्टलेसनेस आ रहे हैं, अमेरिका की जो प्रॉब्लम है, जो इंडिया की प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है कि जो हमारी हिंदुज्म है वो हिंदू फिलॉसफी से डिफर करती है, और वो फिलॉसफी है द वर्शिप ऑफ द नेचर, द वर्शिप ऑफ द चिल्ड्रन, द वर्शिप ऑफ द वीमेन, द रिवर एंड द माउंटेन, और ये अल्टीमेटली यही हमारी सारी रेस्टलेसनेस का सॉल्यूशन है। आपको क्या लगता है कि मैं कहीं मेरी फाइंडिंग सही है कि मैं कंफ्यूज हूं? नहीं, आपके आपके सवाल में ही जवाब है। आपके, मैंने कहा ना कि वो प्रश्नवाचक चिन्ह का जो गोल होता है, उस गोल के भीतर ही सारा जवाब होता है। आपके सवाल में ही जवाब है। आप जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर आपने कहा, उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें स्प्रेड हुई हैं और हमारे पास एविडेंसेज नहीं है, तो हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे क्या बात करें। उस पर हमेशा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बहुत लंबे समय के बाद होती है। हिटलर मरे कि नहीं मरे, हिटलर चुपचाप निकल गए, बॉडी डबल उनका जला दिया गया था, या आज तक कहा जाता है प्रिंसेस डायना को एक्सीडेंट नहीं था, इट वाज अ मर्डर। इस पे भी बहुत सारे सीरियल्स आ गए। तो सब वो तो कॉन्स्पिरेसी वाली बात तो अलग है। लेकिन आप जो बात ये कह रहे हैं कि जो बेचैनी है, वो बेचैनी जाहिर है कि वो बेचैनी बड़े फलक पर है। और लेकिन विनय जी, हर काल की अपनी बेचैनियां होती हैं, हर काल की अपनी मुश्किलें होती हैं। 21st सेंचुरी की जो बेचैनी है वो ये है कि हमने परसूट ऑफ प्लेजर को इतना इंपॉर्टेंस दिया है। लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ प्लेजर के से गाइड होने के चक्कर में हमने सिर्फ अपने लाइफ के बारे में सोचा है, अपनी लिबर्टी के बारे में सोचा है, अपने प्लेजर के बारे में सोचा है। प्रॉब्लम यहाँ पे है। और आप जिस हिंदू फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, उस पर जो मेरा ख्याल है दुनिया के सारे हिस्से में जाएंगे तो वही बात मिलेगी कि प्रकृति के साथ तादाद में। अमेरिका की जो फिलॉसफी है या अमेरिकन जो सिद्धांत की है, अमेरिका पैदा ही कब हुआ, उसका इतिहास ही क्या है? कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जो अभी जो आबादी और जो वहां के इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी जड़ें कितनी पुरानी है। उनको हमेशा ग्रीक माइथोलॉजी से आउटसोर्स करना पड़ता है। अमेरिका के पास माइथोलॉजी नहीं। अमेरिका को कॉमिक जो क्रिएचर्स हैं, कैरिकेचर्स हैं, क्रिएचर्स, कॉमिक क्रिएचर्स हैं, उनके सहारे अपने बच्चों को इंटरटेन करना पड़ता है, उनका माइंड बनाना पड़ता है। तो वो हमारे समय की क्राइसिस है। और हिंदुइज्म और हिंदू फिलॉसफी और की जो बात है, वो तो हिंदुइज्म तो बेसिकली मामला पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है, उस पर क्या बात की जाए। आप इस देश में जब, जो कि एक प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है, वहां पे आप इस तरह से बात किसी एक सेक्ट पर क्या बात कर सकते हैं? ये देश बड़ा ही विविधताओं से भरा है और उसी रूप में इस देश को समझा जा सकता है। तो हमारे समय की अपनी बेचैनियां हैं। और लेकिन अभी जो बेचैनी है, हम उसको ये भी नहीं कह सकते हैं कि अभी ये सब खत्म हो जाए। नहीं, बायोलॉजी पर ये बायोलॉजिकल एंटिटी है, उस पे सोशल साइंटिस्ट के बोलने में और से काम नहीं चलेगा, उस पर दार्शनिक के बोलने से भी काम नहीं चलेगा। उस पर ज्योतिषी ने भी कहा था कि कोविड अब शुरू होगा, अब खत्म होगा। कौन एक 12 साल के लड़के ने बेंगलोर में कहा, वो भी फेल। ये चीजें चलती नहीं है। ये चीजें जियो बायोलॉजिकल मामला है। ये पृथ्वी और वायुमंडल और जीव का मामला है। ये बायोडाइवर्सिटी से चीजें बनती हैं, बिगड़ती हैं, नष्ट होती हैं। 5 बार दुनिया एक्सटिंक्ट हुई है लाइफ से। Who knows क्या कब क्या होगा। तो उस रूप में नहीं, लेकिन ये सच है हमारे समय का। मौतें भी सच हैं, बीमारियां भी सच है, ऑक्सीजन की कमी भी सच है, निराशा भी सच है, बेरोजगारी भी सच है, उदासी भी सच है। मैं यहाँ पे कह रहा हूं, इतने सारे सच के बीच में आपका जो कोमल सा मन है, उसको कैसे आप खड़ा करेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। डॉक्टर राशि मिश्रा टिप्पणी करना चाहते हैं। रविंद्र जी की माइक अनम्यूट कर दीजिए। और भी जो कोई यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, जो प्रश्न रखना चाहते हैं, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं। राशि जी प्लीज अनम्यूट। जी राशि जी। जी सर। जी सर, थैंक यू। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा। आप बहुत ही अच्छा आपका लेक्चर लगा, बहुत नई नई जानकारियां जानने को मिली। मेरा सिर्फ एक ये चिंतन था कि अगर हम हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में थोड़ा और बात करें, कुछ बातें होती हैं, लेकिन
अभी हैप्पीनेस इंडेक्स को इतना ज्यादा हमने डिस्कस नहीं किया है, ना ही इंडिया में इसको कोई हाईलाइट किया गया है कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं या जो डिप्रेशन में आजकल यूथ जा रहा है, उसके लिए इस इंडेक्स को बनाना थोड़ा आवश्यक होना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। जैसे नेपाल में हुआ है, लेकिन अगर हम इस पे कुछ सुझाव या आपकी नहीं, आपका सवाल इम्पोर्टेंट है। सवाल क्या, आपका सजेशन इम्पोर्टेंट है, और हमें हैप्पीनेस को डिफाइन करने की जरूरत है नए ढंग से। हमें खुशियों को हमेशा हर काल में खुशियों को नए ढंग से डिफाइन करने की जरूरत है। स्माइल लाइफ की जो थ्योरी है, इसको भी डिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि आप कोई भी व्यक्ति अकेले खुश हो सकता है, और अकेले उदास तो हो सकता है, लेकिन अकेले खुश नहीं हो सकता है। तो लेकिन जैसे एक तरफ आप अमेरिका के जो हैप्पीनेस की थ्योरी है, जो मतलब परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की बात मैं कर रहा था, उसमें इट्स माय लाइफ की थ्योरी, लाइफ लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की बात जब करते हैं, तो वहां पे जब ठीक है, जेफरसन ने सोचा होगा सबके जीवन की बात हो रही है, लेकिन लोगों ने क्या अपना लिया है, प्रैक्टिकल क्या हो गया है, प्रैक्टिकल हो गया इट्स माय लाइफ। तो इट्स माय लाइफ थ्योरी है, वो इट्स माय लाइफ थ्योरी तो सब समस्याओं के जड़ है। आप इट्स माय लाइफ, आप परिवार से कट गए, इट्स माय लाइफ अपने गांव से संबंध तोड़ लिया, इट्स माय लाइफ आप अमेरिका चले गए, या इट्स माय लाइफ आप कहीं और चले गए, क्रोएशिया चले गए, जहां पे आप नए लोगों से संबंध जोड़ नहीं रहे, इट्स माय लाइफ। आज शाम किसी से, कल वन नाइट स्टैंड किसी से गुजारा, कुछ किया, तो ऐसी परिस्थिति में तो फिर आप तो एक लोनली प्लैनेट की तरह घूम रहे हैं। आप हैप्पीनेस को डिफाइन कहना कि मैं मेरा हैप्पीनेस है, जो कि नहीं है। अरे मोर नाचता है, खुशी का जो मोर अगर नाचे और कोई देखे ना, तो क्या मतलब हुआ उसका। गहना पहने और जब पड़ोस में झनकार नहीं सुनाई दे, तो गहना क्या पहने। तो खुशी तो साझा करने की चीज है, और मैं खुश हूं या अपने चेहरे पे मैं नहीं देख सकता, मैं कितना खुश हूं, ये मेरी खुशी मुझे अपनी पत्नी, अपने बच्चे के चेहरे पे ज्यादा दिखाई। महत्वपूर्ण ये है। तो डिफाइन करने की जरूरत तो है ही। मैं इंडेक्स की बात तो दूर कर, मैं तो कहता हूं कि हैप्पीनेस को डिफाइन करो, लिबर्टी को डिफाइन करो। जो आज ड्यूटी और राइट बेस्ड सोसाइटी बना रहे हैं, अधिकार आधारित समाज, सबको अपना हक चाहिए, अपने कर्तव्य की बात कोई नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री जी को हक है कि हम बोले, गृह मंत्री को जो हक है कि हम ये डंडा चलाएं, सबको हक है। कर्तव्य क्या है तो भूल गए, ऊपर से लेकर नीचे तक प्रॉब्लम यहाँ पे। तो महत्वपूर्ण यही है कि आप सबको नए ढंग से हैप्पीनेस ही नहीं, और भी चीजों को डिफाइन करने की जरूरत है, और थोड़ा पीछे लौटने की जरूरत तो है कई चीजों को समझने के लिए। बिल्कुल सर, अंतिम में एक प्रश्न मैं और रखना चाहूंगा कि अभी दूसरी लहर चल रही है और खबर आने लगी कि तीसरी लहर भी आएगी, उसमें बच्चे भी उसकी चपेट में आएंगे। तो इस तरह से सदमा में ही सदमा सब आ रहा है। तो हम अपने लाइफ स्टाइल को क्या करें, किस तरह से तैयारी रखें, ताकि यहाँ तो हम संघर्ष करें ही, अपने मन को मजबूत रखें ही, आगे के लिए भी तैयार रखें। तो इसके लिए आपका कुछ सुझाव। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको हिम्मत रखनी है, वो इम्यूनिटी आपकी नहीं घटेगी। पहला वैक्सीन है, आप जो हौसला रखेंगे वो। दूसरा वैक्सीन है जो वैक्सीन मिल रहा है, क्योंकि जितनी फाइंडिंग्स है अभी तक दुनिया की, जो साइंटिफिक डेटा है, उसके आधार पर यह माना जाता है कि ये सच भी है। अगर आपने वैक्सीन लिया है तो आपको इन्फेक्शन होने का चांस कम है, होगा तो माइल्ड होगा, वो डेडली नहीं होगा। अगर कोई बीमारी हमें जान नहीं ले तो क्या फर्क पड़ता है। लोगों को तो बहुत सारी बीमारियां हुई, डेंगू हुआ और डेंगू में 1 महीना 2 महीना बीमार पड़ा रह गए, कमजोर, कोई बात नहीं है। हमारे गौरीनाथ जी ने 2 बार डेंगू से मुहब्बत की और डेंगू ने इनसे मुहब्बत की। बावजूद इसके अभी भी उपन्यास और नाटक पर नाटक लिखे जा रहे हैं, किताबें पर किताबें निकाले जा रहे हैं। तो कोरोना पर भी लिखेंगे, अब कोरोना का अनुभव भी ले लिए हैं। तो वही मैं कह रहा था कि इम्पोर्टेंट यही है कि आप अपने को हिम्मत नहीं खोने का है, जो पेड़ की तरह जीना है। जो गिर गए पत्ते उनको प्रणाम, लेकिन जो पत्ते बचे हैं वो ड्यूटी पे लगे रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हौसला नहीं खोना है। नंबर 3, वैक्सीन सबको लेना है।
और सरकार पे दबाव बनाना है कि हाँ वैक्सीन मिले, कुछ महंगा मिले, अगर महंगा सस्ता मिले तो पैसे लगा के ले ले, हम बचे। क्योंकि जब एक बार चीजें आ जाएंगे हमारे भीतर तो हम बच जाएंगे। तीसरे लहर में, तीसरी लहर जब आएगी तो चीजें इतनी भयानक नहीं होंगी, क्योंकि तब अगर मान लिया कि अगली गर्मियों में तीसरी लहर का हम अंदाजा लगा रहे हैं, मान लिया अगले साल मार्च अप्रैल फिर ऐसा होगा, तो लेकिन तब तक हम बहुत ज्यादा लोग अपने को वैक्सीनेट कर चुके रहेंगे। हमारे पास ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है कि 5 दिन तक हम लोग माइल्ड एंटीबायोटिक और एंटीहिस्टामिनिक स्टीम से मैनेज करेंगे। जैसे ही इम्यून फेज आया हम चुपचाप वॉचफुल हो जाएंगे, अगर सैचुरेशन घटा तो स्टेरॉयड और ऑक्सीजन देंगे, और अगर साइटोकाइन स्टॉर्म हुआ तो जो स्पेसिफिक दवाएं उसके लिए उस पर चले गए। तो अब तो स्ट्रेटजी क्लियर हो गया और स्ट्रेटजी पे चल के हम लोग 99.5% को बचा पा रहे हैं। अब तो मौतें उस सबसे बहुत कम हो रही हैं। कमी इसलिए हो रही है क्योंकि वो सही इलाज नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, कम हो जा रहा है। आपने स्टेरॉइड जल्दी शुरू कर दिया, आप ओवर इंथुजियास्टिक एंटीबायोटिक आपने बहुत सारा दे दिया, उसकी वजह से दूसरे फंगल इन्फेक्शन हो गया, वो आपको खा गया, तो मौतें इन सारी वजहों से हो रही हैं। इसके अलावा तो मामूली इन्फ्लुएंजा में जो होता है उसपे भी वो भी हर साल दुनिया से लाख लोगों को ले जाता है। तो शरीर में अगर कुछ चीजें गड़बड़ तो लोग तो मरते ही हैं, इसलिए उस मौत को उस रूप में देखने की जरूरत नहीं है। असल में क्या है कि मैंने मजाक में क्या कहूं, मैंने इसको सीरियसली समझिए, जैसे समझिए, मैंने यूं ही कहा था कभी कि अभी तो हाल ये है कि मतलब पत्ता अगर पक जाए, पक के नीचे गिरता है तब भी लगता है कीड़ा खा गया। मतलब जो लोग नेचुरल मौत मर रहे हैं वो सब कोविड की लिस्ट में जाते हैं। चक्कर यहाँ पे हो रहा है। और सोशल मीडिया में जो मौत से लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं एक बात और कहूंगा कि पता नहीं अगर आप में से कोई मैसेज पहुंचा सके मीडिया को, कि जिस तरह से मौतों की रिपोर्टिंग हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। शव नहीं दिखाए जाने चाहिए, और श्मशान घाट की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए उस तरह से छाती पीटते हुए, क्योंकि आप इस तरह से आप लोग पूरे देश की इम्यूनिटी घटा रहे हैं। माइंड से रिलेटेड जो इम्यूनिटी होती है बॉडी में उसको आप कम कर रहे हैं। और इसमें हमारे स्यापा करने वाले जो चैनल्स हैं, जो स्यापा की कमाई खाते हैं, हाय 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 सुशांत, अब सुशांत कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। एक दिन में रफा दफा, 4 महीने तक ड्रामा हुआ, एक दिन में रफा दफा। तो खैर, तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आप समाज को आप ऐसे उसका मनोबल नहीं तोड़ सकते। हाँ, इतनी मौतें हुई, सूचना दीजिए, खत्म। ऑक्सीजन के इतने ऑक्सीजन की वजह से, कमी की वजह से इतनी मौतें भी हो गई, सूचना बहुत है। लेकिन अब परिजन रो रहे हैं, तमाशा हो रहा है। आप ये अश्लील भी है और ये घातक भी है, दोनों। बिल्कुल। हमारे बीच प्राचार्य जी बैठे हुए हैं पूरा। हाँ, ज्ञातोष जी लगातार बैठे रहे, लगातार सुन रहे हैं। तो उससे पहले एक कुछ टिप्पणी है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अफवाहें आग की तरह लगी हैं। मौसी के गांव में, फुआ के गांव में फला व्यक्ति वैक्सीन लेने के बाद मर गया, इस वजह से ग्रामीण लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहते हैं। तो इससे निजात कैसे मिले? मुझे भी किसी ने गांव से कहा था कि वो लगाने के वैक्सीन मत लगाना, पागल हो जाओगे। तो आचार्य जी की टिप्पणी से पहले, धन्यवाद ज्ञापन से पहले, इस पर नहीं, बहुत आसान है, बहुत। एक विज्ञापन आता था, अमिताभ बच्चन चले जा रहे हैं, दरवाजे कार का शीशा किया, एक आदमी को बुलाया और कहा कि भाई ये देखो, ये जो लेप्रोसी है, लेप्रोसी का इलाज हो जाता है और फला दवाएं होती है, मुफ्त में मिलती है। तो बोला कि तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि यार इसलिए बता रहा हूँ कि तुम किसी और को बता सके। तो वैक्सीन सेफ है और वैक्सीन से कुछ नहीं होता है, कोई ऐसा साइड इफेक्ट, कोई ऐसी, अभी तक तो मैं दो ले चुका हूँ, आपके सामने बैठा हूं। मैं ये कहूंगा कि ये बात आप सब लोग, ये बात लोगों को कन्विंस करें। आप 40, 50, 100, 200, 500, 1000 लोग ये प्रोग्राम सुनते हैं, तो आप हर आदमी 10,000 को कहेगा, वो कहेगा, तो सोच के देखिए सब लोग समझ जाएंगे इस बात। मैं मेरे गांव में भी कुछ आई थी बात, मैंने तो फोन पे बात की और मेरे गांव में मेरी माता जी गई अपना ली और बोले कि सब कोई लोग, ठीक है, डॉक्टर की माँ ने ले लिया, चलो सब ले लेते, माहौल बदल गया। तो ऐसे भी लीडिंग बाय एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, तो लीड बाय एग्जाम्पल्स। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा रहा। और मैं प्राचार्य महोदय ज्ञानतोष जी से कहूंगा कि बहुत लंबा बोल गया, मैं लगता है थका दिया। नहीं, लंबा नहीं बोले, लगा कि
समय कैसे कट गया पता ही नहीं चला। अब देख रहा हूँ कि समय ठीक ठाक हो गया है। बिल्कुल आपने सही कहा श्री धर्म जी, मैं हाँ। सहमत हूँ कि समय का पता नहीं लगा, क्योंकि इतनी सार्थक बातचीत और इतना सार्थक संवाद रहा आज जी का। और हम सब लोग जानते हैं महामारी या कोई भी आपदा आती है तो उसमें कई तरह की शक्तियां और कई तरह की ताकतें एक साथ समाज में, देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हो जाती हैं। हम सब लोग उसका शिकार भी हो रहे हैं। और जो एक मानसिक व्यथा है या मानसिक भय है या मानसिक जो आक्रांत होने की स्थिति है, उसमें विनय जी ने जो आज अपनी बातचीत से जो रास्ता हमको सुझाया है, मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। और जो मन को मजबूत करना और धैर्य बना के रखना और साथ में बीमारी से किस तरह से लड़ा जाए, ये नुस्खे भी उन्होंने बताए। और साथ में मनोविज्ञान के स्तर पे मानवीय संवेदनाओं को कैसे हम सहलाएं या उसको कैसे सकारात्मक रखें, ये बातें भी उन्होंने बखूबी रखी, जो हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक है, ज्ञानवर्धक है। और मैं समझता हूँ कि इस आपदा के समय में ये बिल्कुल संजीवनी बूटी की तरह है। ये सारे वाक्य, ये आप्तवाक्य जो भी उन्होंने कहे हैं, हम सबके लिए बहुत लाभदायक होने वाले हैं। दरअसल मैंने कई लोग मेरे संपर्क में हैं और मैं लगातार कोई शिक्षक हूँ या शिक्षकेतर कर्मचारी हूँ, सिटी के सर्कल में या हमारे कोई मित्र, अगर कोई बीमार होता है, कोई इस तरह की आफत आती है, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, प्लाज्मा की व्यवस्था हो, तो हम लोग इससे जुड़े रहते हैं और लगातार हिम्मत और हौसला बढ़ाते रहते हैं। तो असली बात यही है, मैंने पहले भी कहा कि हम दूर रह करके भी एक दूसरे का हाथ थामे रहें और डोर को मजबूत रखें, संबंधों के डोर को बांधे रहें। तो मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ा काम है और इससे हम एक दूसरे को मनोवैज्ञानिक रूप से या मन के स्तर पर काफी मजबूती प्रदान करेंगे। और यही काम विनय जी ने किया। विनय जी, मैं आपको जितना भी धन्यवाद दूँ, साधुवाद दूँ, ये कम है। बहुत बहुत आभार मेरी ओर से, मेरे कॉलेज की ओर से। और आप हमेशा हमारा मान रखते हैं, जब भी एक छोटा सा मनोहार हम भेजते हैं आप इसको स्वीकार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ओर से। श्रीधरम जी, अब आप औपचारिक धन्यवाद। जी जी बिल्कुल, अनौपचारिक तो सर ने आपको दे ही दिया है। तो औपचारिक रूप से जो है हमारे IQAC आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय कॉलेज की जो है कमेटी, वेबिनार कमेटी और अंतिका प्रकाशन, तो तीनों की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। और बस जैसा कि सर ने कहा कि जब भी हमारा मन हो आप प्रकट हो जाए तो हम भी प्रसन्न रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया।